चलो फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेशन का फॉर्मेट हम लोग क्या रखेंगे, आपको मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन दूंगा और यहाँ पे देखो आपको टाइमर दिख रहा होगा, है ना। तो विद इन 1 सेकंड सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे। फिर से मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी अपने 1.5-2 घंटे की क्लास होने वाली है उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन बना के रखते हैं स्क्रीन पे जो मैं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और अपनी कॉपी पेन पे। कमेंट सेक्शन में तभी आएंगे जब कोई बहुत ज़्यादा डाउट होगा, कुछ होगा, देन ओनली वील गो इन टू द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज दीज 1.5 एन आवर 90 मिनट्स जो भी अपने सेशंस होने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और हर एक क्वेश्चन का एटलीस्ट अप्रोच सही करने की कोशिश करनी है। और अगर आंसर भी सही निकाल पाते हो देन वेल एंड गुड, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो ये टाइमर अपने आप रीसेट होता रहेगा, तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन करिए। जैसे ही मैं 1 मिनट का टाइम कंप्लीट कर लूँगा मैं वापस से इस क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। आप बीच बीच में मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बता सकते हो, ठीक है। तो अगेन 1.5 घंटे तक कोशिश करते हैं हम लोग क्लास के साथ साथ अपने कॉन्सेंट्रेशन की एबिलिटी को भी बढ़ा सकें, ठीक है। तो क्लास तो हम करेंगे ही करेंगे, कोशिश हम ये भी रखेंगे कि क्या हम अपने कॉन्सेंट्रेशन की क्षमता को भी अगले 1.5 घंटे में इन्हांस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। चलो शुरू करो, शुरू हो जाओ। चलो अब यहाँ से जो टाइमर स्टार्ट होगा देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जब भी आप गेट का एग्जाम देने जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी है क्वेश्चन को पढ़ना। तो क्वेश्चन को एक बार में सही से पढ़ने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को एक बार में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। काफ़ी सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ नीलेश का, संजय का, शंकर का, एवरीवन हु इज़ गिविंग द आंसर बी। बाकी लोग भी यार ना, यू हैव 30 मोर सेकेंड्स टू गो, ठीक है। तो 35 और सेकेंड आपके पास बचे हुए, फटाफट ट्राई करो यार, जल्दी जल्दी आंसर सभी लोग देते जाओ, है ना। आंसर गलत है सही है उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने शुरू में बोला अप्रोच आपकी करेक्ट होनी चाहिए। जैसे जैसे आंसर आपकी अप्रोच सही होगी आंसर भी धीरे धीरे सही आने लगेंगे। तो बहुत सारे लोग बी आंसर दे रहे हैं। ये सारा का सारा डिस्कशन अपना क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। यस, ओके। तो आपके पास 15 मोर सेकेंड्स आर लेफ्ट। चलो बाकी लोग भी आंसर दे दो यार, जल्दी जल्दी आंसर देते रहेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों ने बी आंसर दिया जो कि एक ठीक आंसर भी है। आइए इसका डिस्कशन करते हैं। जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो भी बने रहेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा अ कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक विद अ पीरियड टी। तो कोई उसने कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन एक्स ऑफ टी दे रखा है जिसकी पीरियोडिसिटी उसने हमें बता रखी है। तो सपोज हम एक सिग्नल लेते हैं एक्स ऑफ टी और इसकी पीरियोडिसिटी इसने मेंशन कर रखी है टी, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं ये जो फंक्शन एक्स ऑफ टी दे रखा है इसको हमें सैम्पल करना है। तो ऑब्वियसली अगर हमें इसको सैम्पल करना है तो हम इसको किससे पास करने वाले हैं, सैम्पलर से। तो इसको हम सैम्पलर से पास करके ऑब्वियसली इसको एक्स ऑफ एन बना लेंगे। सैम्पलर से जब भी हम लोग पास करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एफ एस या टी एस का कुछ ना कुछ डेटा हमें दिया होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन में उसने सैम्पलिंग इंटरवल टी एस मैंशन कर रखा है, तो टी एस का जो डेटा था वो हम अलग से रख लेते हैं। फिर पूछना है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सैम्पल्ड सिग्नल्स आर पीरियोडिक। तो मैं आपको एक पॉइंट याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा एक पॉइंट याद करते हैं। सपोज मैं साइनोसॉइडल की बात करता हूँ तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो कंटिन्यूअस टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज पीरियोडिक। बट जो डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं उनका पीरियोडिक होना नहीं होना 2π/ω0 की रेशनैलिटी पे डिपेंड करता है। होपफुली ये बेसिक पॉइंट सभी लोगों को याद हो। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए और मैं सिग्नल को चेंज करता हूँ। सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी, दिस एक्स ऑफ टी सिग्नल इज सम ए साइन ओमेगा नॉट, या आप कॉस ओमेगा नॉट टी भी लिख सकते थे, इट इज़ योर चॉइस। तो यहाँ से अगर इसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो ये टाइम पीरियड हमको मिलता है 2π/t0। जब भी हम लोग सिग्नल का क्रैश कोर्स कर रहे थे तो जो सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा था वो सीखा था किसी भी कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बताया था दोनों साइड में आप एन टी एस पुट कर देना। तो सभी लोगों ने दोनों साइड में एन टी एस पुट कर दिया होगा, ये मिल गया। अब यहाँ से जो एक्स ऑफ एन टी एस वाला डेटा रहता था उसको तो डायरेक्टली आप एक्स ऑफ एन में कन्वर्ट कर देते थे। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए साइन, अब ओमेगा नॉट टी एस को एक साथ कर लेते हैं, एन को हम लोग अलग लिख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? तो ये हमारे पास आ गया एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अगर इसकी बात करें तो ये अपने पास आ रहा है एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और ये था अपने पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने किया भी था, इसी से मिलता जुलता, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। अब ये पीरियोडिक कब होगा, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये पीरियोडिक तब होता है जब यहाँ से हम लोग एन कैलकुलेट करते हैं विच इज़ 2π/some और ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आप सभी लोगों को कितने दिख रहे हैं, 2π/ω0 इंटू टी एस। तो आपको पता होता है कि जब भी ये एन रैशनल आएगा तभी हम लोग बोलेंगे कि मेरा डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल इज पीरियोडिक। आइए देखते हैं यहाँ पे जो आपने एन कैलकुलेट किया ये रेशनैलिटी के लिए 2π/ω0 मांग रहा है। तो यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू को थोड़ा सा और आगे लेके जाते तो आपको एन की वैल्यू दिखनी चाहिए 2π/ω0 और टी एस। ज़रा यहाँ से देखिए कि हमने इसको ओमेगा नॉट लिखना चाहिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो 2π/ω0 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ 2π/ω0, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, टी। तो अल्टीमेटली आपको ये पता चला कि अगर मेरा एक कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल है
और अगर वो ऑलरेडी पीरियोडिक है और मुझे करेस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को पीरियोडिक बनाना है, तो अल्टीमेटली मुझे इस 2π/ओमेगा, ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है ना, इसको आप ओमेगा से डिनोट कर सकते हो। तो जो 2π/ओमेगा वो आपको हमेशा कैसा मिलना चाहिए, रैशनल। वो रैशनल आने के लिए पता क्या चला आपको, वो रैशनल आने के लिए आपको पता चला कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का टाइम पीरियड और सैम्पलिंग इंटरवल का रेशियो हमेशा कैसा होना चाहिए, रैशनल। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि मुझे t/ts रैशनल मिले और ts/t, इन दोनों में से कुछ भी मुझे रैशनल मिल जाए तो काम चल जाएगा। रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल का मतलब होता है इंटीजर बाय इंटीजर, या फिर जब भी हम लोग रैशनल लिखते हैं तो रैशनल में हमें ऐसे डेसिमल की बात करनी चाहिए जिनको हम लोग वापस से इंटीजर बाय इंटीजर में कन्वर्ट कर सके। जैसे ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो पहले वाले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो जो यहाँ पे t/ts आपको दिख रहा था फर्स्ट ऑप्शन में जो t/ts दिख रहा था वो √2 दिख रहा था, विच इज़ ऑब्वियसली इरेशनल। सेकेंड वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे t/ts की बात करो तो आपको यहाँ पे मिल रहा 1.2 को आप चाहो तो लिख सकते हो 12/10, और इसी 12/10 को आप चाहो तो लिख सकते हो 6/5, है ना। तो होपफुली सभी लोगों ने सेम लॉजिक से क्वेश्चन किया होगा और सबका आंसर यहाँ से कैलकुलेट होकर आ गया होगा। तो किसी को कोई डाउट है तो मैं थोड़ा सा टाइम आपको और देता हूँ, मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट इसमें रह गया हो। अदरवाइज आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर है, और इसको आप ऐसे स्टैंडर्ड भी याद रख सकते हो। तो स्टैंडर्ड में क्या बता रहा हूँ आपको कि जब भी कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जो कि ऑलरेडी पीरियोडिक है और अगर उसके करेस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन डिस्क्रीट टाइम डोमेन को पीरियोडिक होना है, तो जो टाइम पीरियड t और सैम्पलिंग इंटरवल ts, इनका रेशियो हमेशा आपको कैसा मिलना चाहिए, रैशनल रेशियो मिलना चाहिए, इंटीजर बाय इंटीजर मिलना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बट इसमें रिक्वायर्ड था आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी नॉलेज कि कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की पीरियोडिसिटी कैसे चेक करी जाती है। होपफुली सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 1 मिनट का टाइम है, नज़र होनी चाहिए आपके बोर्ड पे, अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्टली यहाँ से पिक करना है और इनको लिखना है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा लो, ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन। चलो जिनसे क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिनसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो लोग भी सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को इन्हांस करते जाएंगे। पर्पस यही है कि एट द एंड ऑफ द एवरी सेशन यू शुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट एंड लॉट ऑफ गुड कॉन्सेप्ट्स। चलो 30 सेकेंड्स और बचे। Thirty more seconds are left. चलो टाइम अप। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अगर आप देखते हो तो बोल रहा है दो सीक्वेंस x1n एंड x2n दोनों के एनर्जी सेम, ठीक है। तो जो x1n आपको मेंशन कर रखा है, x1n जो आपको मेंशन कर रखा है अल्फा 0.5 टू द पावर n, ध्यान से समझना, जिनका आंसर आ गया अच्छी बात है। अब आपकी नज़र होनी चाहिए बोर्ड पे, एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जिनका भी 3/2 आंसर आ रहा, होपफुली दे आर गेटिंग इट करेक्ट। चलो मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो ये आपको x1n क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। सपोज आपको x1n की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसकी एनर्जी यार कैसे कैलकुलेट करोगे। आप सभी लोगों को पता है कि पहले आप इसका मॉड लगा लेंगे, मॉड लगाने के बाद स्क्वायर करोगे, लिमिट ले लोगे -∞ टू ∞। अब आप सभी लोगों को ये भी पता है क्योंकि ये सिग्नल रियल है तो इसका मॉड लेके स्क्वायर करो या डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर। अच्छा देखो 0.5 टू द पावर n को अगर आप चाहो तो 1/2 पावर n un भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 टू द पावर n और u स्क्वायर n हो जाएगा, है ना। तो ऐसा स्क्वायर करने पे आई होप सभी लोग देख पा रहे हैं। u स्क्वायर n का के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि un को आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, अल्टीमेट रिजल्ट आपको हमेशा un ही मिलता है। तो u टू द पावर k n भी अगर आप करते हो तो रिजल्ट आपको हमेशा un ही मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ut और un सिग्नल को आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका रिजल्ट हमेशा ut और un वापस से आ जाता है, क्योंकि उनका जो एम्पलीट्यूड होता है सिग्नल्स का वो हमेशा यूनिटी रहता है। तो ये u स्क्वायर 1 को तो मैं क्या करता हूँ un लिख देता हूँ, लिमिट अभी भी -∞ से इन्फिनिटी मैंने मेंटेन करके रखी हुई है। ये बचा यहाँ से 1/4 टू द पावर n un। अगर मैं un यहाँ से हटाता हूँ यार तो सभी लोग ये बोलेंगे कि लिमिट सर फिर n = 0 टू इन्फिनिटी रख लेनी चाहिए, क्योंकि un की वैल्यू जो आपकी n आएगी दैट विल बी un की वैल्यू जो 1 आएगी दैट विल बी फॉर n = 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आपका उसने क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, जरा देखिए। अल्फा स्क्वायर के बारे में बोल रहा है कि वो तो एक तो कांस्टेंट है, दिस अल्फा इज रियल नंबर, दूसरी चीज़ बोल रहा है पॉजिटिव भी है।
ये चीज़ आप हमेशा ध्यान से देखेंगे जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ, बट अल्फा के बारे में उसने पॉजिटिव भी बोल रखा है और रियल नंबर भी हमें मेंशन करके रखा हुआ है। तो क्योंकि इसने कांस्टेंट वैल्यू बोल रखी है तो अल्फा स्क्वायर को सभी लोग बाहर ले लेंगे। अंदर सभी को एक इन्फाइनाइट जीपी दिख रही होगी, 1 + 1/4 + 1/4 का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, करेक्ट। तो यहाँ से जो इन्फाइनाइट जीपी का समीशन आएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम है तो a/1 - r का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब भी कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम होता है तभी आप a/1 - r यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप नहीं यूज़ करेंगे। जो आपका जीपी होगा उसका सम अपने आप इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर कोई इसका पूछता है कि सम क्या होगा, 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, ठीक है। तो ऐसे जीपी का समीशन कभी भी 1/1 - 2 नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो दिख रहा है वो कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड आपका 1 से कम होना चाहिए, तब आप a/1 - r लगा सकते हो। अगर कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा होता है तो रिजल्ट अपने आप इन्फाइनाइट आ जाता है। जैसे आपको दिख ही रहा है, अगर ये सारे नंबर्स ऐड करते जाओगे तो ये आंसर आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। हालांकि मतलब अगर आप रामानुजम सीरीज़ वगैरह देखोगे तो वो इस बात को भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे 1 से बड़े नंबर्स को अगर आप सम करते जाओ तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो खैर वो हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। एक ओवरऑल बात हम ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई जीपी हमें इन्फाइनाइट जीपी दिखेगी और उसका सम लिखना है तो कॉमन रेशियो का के मैग्नीट्यूड का 1 से छोटा होना काफ़ी आवश्यक है, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। चलो, तो ऐसे जस्ट मैंने बता दिया, ज़्यादातर लोगों को पता होता है, इनको नहीं पता, उनको जल्दी से ये बात रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आंसर बताइए आपका क्या हो जाएगा, 1/1 - 1/4 एंड दिस आंसर शुड कम आउट टू बी 4/3 अल्फा स्क्वायर जूल। तो जो EX1 की एनर्जी आ गई वो आ गई 4/3 अल्फा स्क्वायर जूल, ठीक है। सेकेंड वाला सिग्नल देखते हैं। सेकेंड वाला सिग्नल अगर आप देखो क्या दे रखा है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिग्नल है सेकेंड वाला, x ऑफ n इक्वल टू ऐसा कुछ मेंशन कर रखा है, √1.5 कॉमा √1.5, है ना, यही सिग्नल तो मेंशन किया। इसको आप सभी लोग सीक्वेंस फॉर्म में लिख सकते हो, तो मैंने भी सीक्वेंस फॉर्म में लिख दिया, ये n = 0 हो गया, ये n = 1 हो गया। अब आपको x2 की एनर्जी अगर पूछता है कैलकुलेट करने के लिए, तो x2 की एनर्जी आप सभी लोग निकाल सकते हो। समेशन लिया, मॉड लगाया, मॉड लेने के बाद स्क्वायर किया, है ना। ये मॉड वगैरह लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स आ जाएंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। मैंने बता रखा है सिग्नल अगर रियल होगा तो उस केस में चाहे मॉड पहले ले लो, स्क्वायर बाद में कर लो, या स्क्वायर पहले ले लो, मॉड बाद में ले लो, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो जब आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1.5 स्क्वायर प्लस √1.5 स्क्वायर, या फिर आप सभी को दिख रहा होगा कि 1.5 आपका हो जाएगा 3। ये बोल रहा है इन दोनों की एनर्जी बराबर है। आइए इन दोनों की एनर्जी करते हैं बराबर। अगर इन दोनों की एनर्जी हम बराबर करेंगे 4/3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3, अल्फा स्क्वायर यहाँ से आपको मिलेगा 9/4। और आप सभी लोगों को अल्फा की यहाँ पे दो वैल्यूज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अल्फा यहाँ से एक पॉसिबल आंसर 3/2 भी होता, एक पॉसिबल आंसर -3/2 भी होता। a² - b² लगाते हैं, ये दोनों वैल्यूज आती। तो यहाँ पे वो चीज़ पिक्चर में आती जो क्वेश्चन में उसने दे रखा था कि अल्फा रियल के साथ साथ कैसा भी है, पॉजिटिव। अगर यही चीज़ उसने मेंशन करी होती कि अल्फा रियल के साथ साथ नेगेटिव है तो आपका आंसर हो जाता -3/2, क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि अल्फा रियल और पॉजिटिव दोनों चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू लेंगे वो हमेशा 3/2 वाली वैल्यू लेके चलेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया था। इसमें से जितने एडिशनल पॉइंट्स मैंने बताए, अगर वो आप पहले से सोच चुके थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच चुके थे तो उसको अपने थॉट प्रोसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन से शामिल कर लेना, ठीक है। तो आंसर सही निकालने के साथ साथ आप मेरी सारी बातें भी सुनेंगे कि मैं कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्रैश कोर्स में बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्लास में, सेम तो नहीं, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन अपना डिफरेंट था जो हमने क्लास में किया था, ग्राफ हमने सेम लिया था इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो चलो जल्दी से आंसर करो यार, टाइमर पे ऊपर नजर रहनी चाहिए ना, अंडर प्रेशर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 मिनट के बाद कोशिश करो कि 1 मिनट में विद इन टाइम अंडर प्रेशर आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओ। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि 2 मिनट का टाइम है वहां पे मैं टाइमर को 2 बार चलने का मौका दूंगा। जहां पे मुझे लगेगा कि 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वहां पे मैं आपको हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा कि विद इन एटलीस्ट चलो 90 सेकंड्स के अंदर अंदर आप लोग आंसर बताओ, ठीक है। तो टाइम का प्रेशर फील करो और प्रेशर के साथ आंसर बताओ। फाइन। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इसका शॉर्टकट भी क्लास में आपको बताया था, है ना। मैंने इसका शॉर्टकट डायरेक्ट क्लास में बताया था, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। मैंने बोला था किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का अगर आपसे पूछा जाए पावर, तो उसका शॉर्टकट मैंने आपको 2 स्टेप्स में लिख के बता रखा था। फर्स्ट स्टेप था कि एक टाइम पीरियड को आइडेंटिफाई करो, सेकेंड स्टेप था एक टाइम पीरियड की एनर्जी निकालो और उसी एनर्जी को होल टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो। चलो मैं आपको 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे देता हूँ उसमें, ठीक है। चलो 30 सेकंड एक्स्ट्रा, मतलब जैसे ही ये टाइमर 30 सेकंड्स पे पहुंचेगा मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी लोग आंसर देंगे
और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने क्रैश कोर्स एटलीस्ट देखा होगा या क्रैश कोर्स में मेरे साथ बने हुए थे। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको सिर्फ 20 से 22 घंटे में कंक्लूड करा रखे हैं। दो शिवा, अमित, कौशल, और उसके पहले भी किसी का 2 आया था, और अभिनव का भी 2 आया था। ठीक है, किसी का 6 भी आ रहा है। तो जिनका 6 आ रहा है ना, वो लोग शायद टाइम पीरियड से डिवाइड नहीं कर रहे हो। डिवाइड करो तो आपका भी आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम हो गया, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन को देखते ही पता चला कि यार ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि क्या हम इसका एक टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने जाता हूँ तो मुझे ये वाला दिखता है, ये असेंबली -2 से लेकर 1 तक की असेंबली अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। तो अगर मैं इस असेंबली को आपके लिए अलग से मेंशन करता तो आप देखिए, आप सभी लोगों को दिखना चाहिए कि ये जो असेंबली है T0 = 3 वाली, इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, है ना। तो ये वाली असेंबली अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी एनर्जी कैलकुलेट करना कितना आसान है। अच्छा, अभी x(t) की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको दिख रहा है 2 सॉटूथ हैं, दोनों ऑर्थोगोनल है। अगर मैं बोलता ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट हो गया, दिस इज माई सेकेंड सेगमेंट। ये दोनों ही सेगमेंट पे अगर आप नोटिस करते हैं तो फर्स्ट सेगमेंट और सेकेंड सेगमेंट दोनों ही कैसे हैं, एक दूसरे से नॉन ओवरलैपिंग है, तो दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएंगे और दोनों की एनर्जीज को अलग अलग ऐड करा जा सकता है। तो पहले वाले की अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो आपको मिलेगा 3² इंटू a² करेंगे ना, पीक मैग्नीट्यूड 1 दिख रहा है और ये आपको विड्थ दिखनी चाहिए 1। ये सब तो याद है ना यार, ये सारी चीज़ें। सेकेंड वाले का -3² इंटू 1। तो यहाँ से अगर आप इनको ऐड करते तो आई होप सभी लोगों को दिख रहा है कि जो एक टाइम पीरियड की आपने एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करी वो आपको मिल रही है 6 जूल। बट हमें एनर्जी तो कैलकुलेट करना नहीं, हमें तो पावर कैलकुलेट करना है। तो एक्स की अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा एक टाइम पीरियड की एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने बोला था बिल्कुल सही से हमेशा कैलकुलेट किया करो। आपने 3 कैलकुलेट किया, यहाँ से सभी लोगों को आंसर 2 मिल जाना चाहिए। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि ये जो आपने पावर कैलकुलेट करी 2 वाट, ये किसकी पावर कैलकुलेट किया आपने, ये तो आपने x(t) की पावर कैलकुलेट की ना। x(t) की पावर आ गई 2 वाट। तो आप मुझे बताएंगे कि x × t-1/2 की पावर कितनी हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि आपका टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग और टाइम रिवर्सल की वजह से कभी भी पावर चेंज नहीं होती। पावर अगर चेंज होनी होती तो हमेशा एम्पलीट्यूड स्केलिंग से चेंज होती। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता, एक नया सिग्नल आपको देता g1t = -2x(t-1/2), ठीक है। अगर g1t की एनर्जी पूछता तो इसकी एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर यहाँ पे उसने -2 मल्टीप्लाई कर दिया होता और उसके बाद ये हमसे एनर्जी पूछता तो यार हम फिर -2 का स्क्वायर करते और इस 2 में मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा आंसर यहाँ से मिल जाता 8 वोल्ट। समझ गए ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हुई है, सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता रखी है। ऑल द थिंग्स यू शुड बी कंफर्टेबल विद। समझ गए। तो अगर ये -2 से मल्टीप्लाई कर देते ना, फिर आप पावर चेंज कर लेते, एनर्जी चेंज कर लेते। तो अगर मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताऊं फटाफट, तो आप हमेशा याद रखिए कि जो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं उसमें टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल का फर्क नहीं होता, बट टाइम स्केलिंग का फर्क पड़ता है। जितने टाइम फैक्टर से आप स्केल करोगे एनर्जी उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली जो पावर सिग्नल्स होते हैं उसमें टाइम स्केलिंग टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड स्केलिंग से दोनों ही चेंज होते हैं, तो आप दोनों पावर और एनर्जी को चेंज कर सकते हैं सीक्वेंशियली। करेक्ट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट है, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, सोचने का टाइम अपने पास है नहीं, सोचो मत, सोचिए मत। अभी कमेंट सेक्शन में मैं कोई आंसर नहीं करने वाला हूँ। अभी मेरा पूरा फोकस है कि अगले 90 मिनट्स तक का जो पूरा का पूरा टाइम है उसको हम पूरा तरीके से क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन में अपने आप को पूरी तरीके से डुबोना चाहते हैं। तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सभी लोगों को आंसर बताना है। हमेशा दिमाग आपका होना चाहिए स्क्रीन पे और अपनी कॉपी पे, किसी तीसरी चीज़ पे आपका थॉट प्रोसेस जाना नहीं चाहिए। पूरी तरीके से खो जाओ जो अभी कर रहे हो। टाइमर देखो, क्वेश्चन देखो, कॉपी देखो, टाइमर देखो, क्वेश्चन देखो, कॉपी देखो, बस इतनी ही जगह पे आपका दिमाग जाना चाहिए। किसी चौथी जगह पे दिमाग जाने का आपका स्कोप है नहीं अगले 90 मिनट्स के लिए। तो पूरे फोकस से जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई भी चौथा थॉट नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, टाइमर देख रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसा ही एटीट्यूड आप सभी लोगों का होना चाहिए। करेक्ट। चलो, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया डी, विच इज करेक्ट इन दिस केस। चलिए देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक सिग्नल दे रखा है डिस्क्रीट टाइम। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो मेंशन कर रखा है, अगर आप नोटिस करते हैं तो ये xn = sin π² है, जहाँ पे ये जो π² लिखा हुआ है ये सक्सेसफुली आपका काम कर रहा होगा ओमेगा नॉट की तरह। इसकी पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप एक फैक्टर कैलकुलेट करोगे 2π/ω0, जो कि आपको मिलेगा 2π/π²। यहाँ से आप पाई से पाई को कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा 2/π।
हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो n हम कैलकुलेट करते हैं अगर ये हमारा रैशनल आ जाता तो अपना काम चल जाता, बट इन एनी केस दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी रैशनल, रादर इट इज इरैशनल। इसका मतलब हम इसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके एक दूसरे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्मॉल r की कोई वैल्यू डिफाइंड होगी नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं गेट के, इसमें बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कम टाइम में सही कॉन्सेप्ट के साथ आपको आंसर करना होता है। चलिए आते हैं फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन कॉपी, 3 जगह पे बाद चौथा थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। सारी जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स लगा दो इसमें। आंसर गलत आता है डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बट एटलीस्ट अप्रोच सही होनी चाहिए। धीरे धीरे आंसर्स भी करेक्ट आने लगते हैं ना, पहले फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना सीखते हैं। चलिए 3 सिग्नल दे रखे हैं क्वेश्चन में, शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन विजिबल है सभी को क्या, एवरीवन कैन सी दिस क्वेश्चन, सो आई होप यू कैन सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो पूछ के आ रहा है, मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है, 3 सिग्नल दे रखे हैं, पूछ रहा है कि F1 और F2 ऑर्थोगोनल है, F1 और F3 ऑर्थोगोनल है, F2 और F3 ऑर्थोगोनल, कौन से ऑर्थोगोनल, ये बस पूछा आपसे, ठीक है। चलो ठीक है, जल्दी करो आंसर बताओ। 2 मिनट का समय आपके पास, जिसमें से 1 मिनट हो चुका है खत्म, और आपके पास 1 मिनट एक्स्ट्रा और बचा हुआ है। तो बचे हुए 1 मिनट में इस क्वेश्चन को आप करिए और सही सही आंसर बताइए। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली देख पाएँ, ठीक है। दूसरा मिनट स्टार्ट हो चुका है यार। सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है, सी तो नहीं आना चाहिए यार। सी में क्या दिया, F2 और F3, 1 1 1 प्लस 3 -6, सी तो नहीं आना चाहिए। और किसी का, डी ऑर्थो नॉर्मल तो दिख नहीं रहा है। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब इसकी एनर्जी यूनिटी हो। चलो टाइम हो गया, क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट आपको याद दिलाता हूँ, ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह में हमने क्या सीखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सिग्नल्स को ऑर्थोगोनल होना है तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पहले उनको मल्टीप्लाई करो। इसमें से आप किसी भी एक का कॉन्जुगेट ले सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। इनमें से जिस भी किसी एक का कॉन्जुगेट लो, ये 0 मिलना चाहिए। मैंने आपको 2 चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बता रखी है कि जब भी आप ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने जाते हैं तो ऑर्थोगोनैलिटी में कभी कभी क्या होगा कि सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन ही 0 हो जाएगा, तो भी आपके 2 सिग्नल्स ऑर्थोगोनल होते हैं। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन तो नॉन जीरो होगा, बट जब आप उनका एरिया कैलकुलेट करोगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये आंसर मिलेगा। अब अगर यहाँ पे ये दोनों रियल हो जाते, अगर यहाँ पे आपका x1 और x2 रियल होते, तो जाहिर सी बात है कॉन्जुगेट वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो हम हटाते और बस एक्सपेक्ट करते कि या तो मल्टीप्लिकेशन 0 मिले या तो मल्टीप्लिकेशन ना भी 0 मिले, तो हमें कम से कम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का एरिया तो 0 मिल जाए मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। तो देखो यहाँ पे मतलब मुझे तो साफ साफ देख के लिख रहा है, आप बाकी सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हो। जरा देखो कॉमन सेंस से सोचो, अगर बाय द वे मैं F1 और F3 को मल्टीप्लाई करता, कॉमन सेंस से सोचिए, 0 से लेके t/3, 0 से लेके t/3, ये 2 मल्टीप्लाई होता है 1 से। तो अगर आपका 2 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लिकेशन कितना मिला, 2, और वो भी ऊपर पॉजिटिव की साइड में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये जो t/3 से 2t/3 तक का जो सेगमेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, F1 और F3 की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें देखो ये जो F3 में ये जो नॉन जीरो वैल्यू आ रही थी, इसका तो वैसे भी कोई लेना देना होगा नहीं, तो सिग्नल में इसका ज़्यादा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप जीरो वैल्यू को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो t/3 से 2t/3 तक तो वैसे ही जीरो हो गया। आते हैं इस वाले पे, लास्ट वाले सेगमेंट में अगर देखो तो इसका एम्पलीट्यूड -2 है और इसका एम्पलीट्यूड 1 है। तो आप देख पा रहे हो, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट देख के आपको समझ आना चाहिए कि 0 से t/3 के बीच में ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन आएगा F1 और F3 का, उसका एम्पलीट्यूड मिलेगा 2। t/3 से 2t/3 के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो मिलेगा 0, बट 2t/3 से t के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा -2। तो इवेंचुअली जो सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, द सिग्नल माइट लुक लाइक दिस। तो देखिए सिग्नल ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, करेक्ट, तो ये देखिए 2
0 -2। मतलब आपको पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं होती यार ना, कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो कि हो क्या रहा है। तो 0 से t/3 टू t/3। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे एक पॉइंट और कंप्लीट करने दो, फिर मैं आंसर आपको आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा। चलो ये हमने कैलकुलेट किया और ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट था इस वाली वैल्यू को मैं चाहूँ तो -2 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, बट यहाँ पे कभी कभी गड़बड़ ये हो सकती है जल्दीबाजी में कि आपने देखा ये 2, ये देखा -2 और आंसर कर दिया 0। सिर्फ इतना नहीं देखना है, प्रॉपर एरिया कैलकुलेट करो या तो ड्यूरेशन वगैरह मैच करा लो। जैसे ये ड्यूरेशन दिख रही है t/3 और ये ड्यूरेशन भी दिख रही है t/3। अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट भी करता हूँ तो ऊपर वाले की वजह से जो एरिया आएगा ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिलेगा, नीचे वाले की वजह से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी मेरी -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, जो कि ऑब्वियसली अपने आप को 0 से t के बीच में ही लिमिट कर लेगा, क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस में ग्राफ प्रेजेंट तो है नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर आपको फाइनल मिलना चाहिए वो मिल जाएगा 0। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करते तो मल्टीप्लिकेशन आपका नॉन जीरो नहीं आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन तो आपको नॉन जीरो ही मिल रहा है। बट जो आप इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो -∞ से इन्फिनिटी, जो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जा रहा है 0 से t f1 f3 dt में, और उसके बाद जो आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है वो आंसर आपको मिल रहा है 0। एक बार चेक करिए सभी लोग और मुझे बताइए, ठीक है। दे देता हूँ, देखो जैसे कि होता क्या है, 1-2 मिनट में सुन लो। जैसे मान लो कि मैंने ये सेट बनाया है ना, ये 2 सिग्नल्स का सेट है फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें मैं क्या करूँगा, -∞ to ∞ f1 -∞ to ∞। सुन लो सभी लोग, हालांकि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ते भी हैं। मान लेते हैं कि ये रियल है 0, ठीक है। समझिए बात को ध्यान से। होता क्या है कि जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ सेट f1 f2, तो आपने देखा कि आपने f1 f2 को क्या करा, इनर प्रोडक्ट लिया, 0 आ गया। यहाँ पे i को हम वेरी करा देते हैं 1 और 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब भी हम डिसिमिलर का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, डिसिमिलर का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो हमेशा आपको कितना मिल रहा है, 0। इनर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इंटीग्रेशन लेना। तो जब भी आप डिसिमिलर का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो वो मिल रहा है 0, और जब भी आप सिमिलर का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, सिमिलर का मतलब f1 इंटू f1 तो f1 स्क्वायर टी हो जाएगा, f2 इंटू f2 तो f2 स्क्वायर टी हो जाएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हम लोग बोलते हैं कि दिस f1 एंड f2 आर forming set of म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स, ठीक है। तो इनको बोला जाता है सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। तो आप पूछोगे फिर सर ऑर्थोनॉर्मल क्या होगा, तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए क्या होता है कि अगर यही नॉन जीरो वैल्यू आपकी यूनिटी हो जाए तो यही ऑर्थोगोनल टर्म ऑर्थोनॉर्मल हो जाता है। समझ आया ना सभी लोगों को। तो देखो असल में होता क्या है कि जब भी आप 2 सिग्नल्स का सेट बनाते हो, तो 2 सिग्नल्स का सेट बनाने के लिए ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सिग्नल की एनर्जी तो जीरो आएगी नहीं, है ना। एनर्जी तो हमेशा ही नॉन जीरो आएगी, कोई भी सिग्नल लोगे अगर वो एनर्जी सिग्नल है तो इस वजह से ये वाली कंडीशन आपकी हिडन कंडीशन होती है। बट इसको भी हमें पढ़ना चाहिए जब भी हम सिग्नल की ऑर्थोगोनैलिटी की बात करते हैं। तो आप बोलते हो 2 सिग्नल्स ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब उन दोनों सिग्नल्स को अलग अलग प्रोडक्ट लेने पे -∞ से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने पे 0 मिले, और एक सिंगल सिग्नल का प्रोडक्ट लेने पे -∞ से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने पे नॉन जीरो मिले। अगर वही नॉन जीरो वैल्यू कल को 1 हो जाती है तो हम बोल देंगे कि f1 एंड f2 आर फॉर्मिंग सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स। तो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल चेक करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ये वाली कंडीशन दोनों में सेम होती है कि दोनों का जो इनर प्रोडक्ट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, बट इंडिविजुअल सिग्नल्स की एनर्जी वहां पे आपको यूनिटी मिल जानी चाहिए। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल का। तो देखो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि दोनों में ही जो इंडिविजुअल सिग्नल्स है ना, अलग अलग सिग्नल्स, उनका इनर प्रोडक्ट तो 0 आना ही आना, वो तो आप रोक नहीं सकते हो, वो तो होगा ही होगा। अगर आपने एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से मल्टीप्लाई किया और -∞ से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर 0 मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आपने इंडिविजुअल सिग्नल को मल्टीप्लाई किया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो आपने इंडिविजुअल सिग्नल की एनर्जी कैलकुलेट की, और अगर इंडिविजुअल सिग्नल की एनर्जी नॉन यूनिटी है तो आप बोल दोगे ऑर्थोगोनल, अगर वही इंडिविजुअल सिग्नल की एनर्जी यूनिटी है तो आप बोल देंगे ऑर्थोनॉर्मल। समझ गए ना? चलिए चेक करिए और बताइए।
सो हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो जनरली जब ऑर्थोगोनैलिटी की बात करते हैं ना, तो सिर्फ इसी कंडीशन के अराउंड चर्चा होती है। ये कंडीशन आपकी बाय डिफॉल्ट होगी सच्ची होगी ना। किसी भी सिग्नल की अगर एनर्जी निकालोगे और वो एनर्जी सिग्नल है तो वो जीरो तो नहीं ही आएगा ना, बट स्टिल अगर आप चाहें तो इस कंडीशन को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट नाउ। ये जो थर्ड वाली कंडीशन है F1 एंड F2 आर ऑर्थोनॉर्मल, इसका मतलब F1 और F2 का भी इनर प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, जीरो, और F1 और F2 की अलग अलग एनर्जीज कैसी होनी चाहिए, यूनिटी। समझ गए ना सभी लोग? इस पॉइंट को चेक करिए और बताइए। तो जब भी आपसे ऑर्थोगोनल पूछा जाए, जब भी ऑर्थोनॉर्मल पूछा जाए, वहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि दोनों सिग्नल्स का इनर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। और अगर ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल में आपसे पूछने लगे तो ऐसा भी समझो कि इंडिविजुअल सिग्नल की एनर्जी भी यूनिटी और नॉन यूनिटी रख के हमको कंपैरिजन कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो तो फाइनल टू सम अप द थिंग्स, मैं फाइनली रिपीट करके देता हूँ आपको। जब भी हमारे पास दो सिग्नल्स होंगे और पूछेगा ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो दोनों सिग्नल्स की एनर्जीज नॉन जीरो होनी चाहिए और दोनों सिग्नल्स का इनर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अगर वो पूछता है कि ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं, तो दोनों सिग्नल्स की जो इनर प्रोडक्ट होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, बट इस केस में एनर्जीज आपकी यूनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। फाइन, चलो तो आई थिंक अब बाकी सारे ऑप्शंस आप चेक करेंगे और इसमें करेक्ट ऑप्शन तो बी आ गया ऑब्वियसली। बाकी सारे ऑप्शंस भी आप एक एक बार चेक करना। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ऑर्थोगोनैलिटी और ऑर्थोनॉर्मैलिटी दोनों चीज़ें रिवाइज हो गई। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो यार ये क्वेश्चन, ये भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा चेक करिए इसको और बताइए। तो टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइमर, क्वेश्चन, आपकी कॉपी पेन फटाफट लिखना चालू कर दो। अब पिछला क्वेश्चन में समझ आ गई सारी चीज़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इमीडिएटली आइए जंप करते हैं। तो फटाफट ये क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। देखो MSQ टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें ऐसा नहीं यार कि बहुत आपको बिल्कुल अजीबोगरीब क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे हो जाएंगे। और देखो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा ये एटीट्यूड रखो ना कि अगर क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है तो किसी और से भी नहीं होगा। ऐसा कोई थोड़ी है कि कोई ऊपर से आया है या किसी ने अवतार लिया। सब इंसान ही है, हमारे जैसे स्टूडेंट ही। अगर हमसे नहीं हो रहा तो बाकी से भी नहीं होगा, है ना? समझिए। चलो टाइम आपका होने वाला है। चलो मैं 90 सेकेंड्स आपको दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, फिर इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अच्छा चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब कितने लोग मुझे आप यहाँ पे बता सकते हैं, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे, जो आपसे पूछ रहा है सिग्नल की स्टेबिलिटी और सिग्नल का कॉजेलिटी, तो इसने सिस्टम के बारे में कुछ मेंशन कर रखा है कि सिस्टम LTI है या नॉन LTI? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पहले तो आप मुझे बता दो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन LTI का है या फिर नॉन LTI का है? तो आप बोलोगे दिख तो नहीं रहा है, बट क्योंकि क्वेश्चन में उसने H मेंशन कर दिया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में H मेंशन कर दिया, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मेंशन कर दिया है। और यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स हमेशा डिफाइन किसके लिए होते हैं? दीज आर डिफाइंड ओनली फॉर द LTI सिस्टम्स। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट इसने पूछा था कि इज दिस सिग्नल इज टाइम इनवेरिएंट और नॉट, है ना, ये पूछता है या नहीं पूछता है, ये तो बाय डिफॉल्ट ही सच होने वाला था। क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन में यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मेंशन कर दिया, तो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मेंशन करने का मतलब ही है कि करस्पॉन्डिंग सिस्टम कैसा है? LTI। तो आप ध्यान देते तो क्वेश्चन में उसने यहाँ पे सिर्फ लीनियर वर्ड यूज़ किया था। उसने बोला था 4 लीनियर सिस्टम्स, है ना। तो सिर्फ उसने लीनियर बोला, लीनियर बोलने के बाद ये डेटा दिया, तो बाय डिफॉल्ट इस डेटा तक आप इमीडिएटली पहुंच सकते हो। तो इसमें तो कोई बड़ा चैलेंज है ही नहीं कि ये टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ H का डेटा हमको दे रहे हो तो H के डेटा से ऑब्वियसली हर कोई टाइम इनवेरिएंसी के बारे में आपको बता सकता है। क्या ये पॉइंट सभी लोगों को समझ में आया? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि अगर आपको क्वेश्चन में H का डेटा दे रखा है तो वो टाइम इनवेरिएंट वाला तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने लीनियर पहले से इंश्योर करा के दे दिया और साथ में H मेंशन कर दिया। तो LTI में जो TI वाला टर्म था, टाइम इनवेरिएंट वाला टर्म था, वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड था। सेकंड आते हैं कॉजेलिटी पे। हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ा था कि फॉर एन LTI सिस्टम टू बी कॉजल सिस्टम द करेस्पॉन्डिंग यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी अ कॉजल सिग्नल। तो देखते हैं कौन कौन से सिग्नल कॉजल है। ये वाला सिग्नल नॉन कॉजल है ना, क्योंकि ये DC है, तो ये तो नॉन कॉजल है। सेकेंड वाला, यस इट इज कॉजल सिग्नल। थर्ड, इट इज ऑल्सो कॉजल सिग्नल, दिस इज ऑल्सो कॉजल सिग्नल। मतलब ये भी आपका रेस से बाहर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें कॉजैलिटी चाहिए। अब बात आती है स्टेबल पे। तो स्टेबल बताने के लिए किसी भी सिग्नल को मैंने आपको एक दो कॉन्सेप्ट्स बता रखे थे कि जैसे कोई भी सिग्नल अगर एनर्जी सिग्नल होता है तो वो बाय डिफॉल्ट आपका कैसा हो जाएगा? एक स्टेबल LTI सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। कोई पावर होता है और कोई नीदर एनर्जी नॉर पावर होता है। तो आइए देखते हैं, मैं डायरेक्टली आपको यहीं से समझा देता हूँ बिना इंटीग्रेशन किए। तो पहला वाला क्वेश्चन जो आपको मेंशन कर रखा था H2 इक्वल टू UT, सभी को पता है ये सिग्नल कैसा है? पावर सिग्नल है ना। UT हमेशा पावर सिग्नल होता है, इसकी पावर होती है 1/2। तो जब भी ये पावर सिग्नल्स होते हैं आपको इंटीग्रेशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस पहचानना आना चाहिए।
तो आप बोलेंगे ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक अनस्टेबल LTI सिस्टम को। याद है ना सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट। वैसे ही जो आपको H3 मेंशन कर रखा है विच इज़ UT/T+1, तो आप देखोगे यहाँ पे कि T = -1 पे ये सिग्नल कहाँ पे टेंड करेगा। अच्छा -1 तो इसमें रख नहीं सकते, तो UT = T+1। चलो इसका ग्राफ भी अगर हम लोग बनाते बाय द वे 1/T का, देखिए अगर इसका ग्राफ भी हम लोग बनाते हैं तो मैं ग्राफ से ही आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये तो ग्राफ होता है आपका 1/T का, पता है ना सभी को 1/T वर्सेस T का ग्राफ। तो ये ग्राफ तो हम बनाते हैं 1/T वर्सेस T का। अब इसी ग्राफ में अगर आप T को T+1 से रिप्लेस करो, मतलब ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, बट हमें ग्राफ का सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला सेगमेंट कंसिडर करना है, हमें ग्राफ का सिर्फ वो वाला सेगमेंट कंसिडर करना है जहाँ पे आपका ये UT पॉजिटिव हो। तो अगर आप नोटिस करते हैं, चलो मैं पहले पूरा ही शिफ्ट करके आपके लिए बना देता हूँ, फिर मैं इंटीग्रेट करके भी दिखा देता हूँ आपको, दोनों नज़रिए से आप देख लो। बेसिकली मैंने ये वाली एक्सेस यहाँ पे शिफ्ट कर दी, समझ आ गया ना सभी को, ये -1। तो ये वाला ग्राफ जो हमने बनाया ये था 1/T+1 वर्सेस T। होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग बोथ दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ग्राफ बनाया, बट ये पॉइंट आपको कहाँ से कहाँ कंसिडर करना है, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कंसिडर करना है। तो अगर आप इसको 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कंसिडर करते तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको ऐसा कुछ मिलने वाला था। समझिए इस बात को पहले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फाइन, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। शायद ये कॉन्सेप्ट सभी लोग समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोग 1/T का ग्राफ बनाते, अगर हम सिर्फ 1/T का ग्राफ बनाते या 1/x का ग्राफ बनाते, y = 1/x का ग्राफ सभी को पता होता है कि वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनता है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको 1/x+1 का ग्राफ बनाना है, तो पूरे के पूरे ग्राफ को आप 1 यूनिट से किधर शिफ्ट कर देना, लेफ्ट शिफ्ट कर देना। तो जब आप पूरे के पूरे ग्राफ को 1 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो आपको ये ग्राफ ऐसा कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने H3T की ये वैल्यू लिखी। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जल्दी से कंफर्म करो, फिर मैं 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो तो एक बार ये पॉइंट बस समझते जाइए आप। फर्स्ट वाला तो आपने ऐसे ही रूल आउट कर दिया क्योंकि आपका पावर सिग्नल था। अगर आप H1T को भी रूल आउट करना चाहते तो H1T को भी आप ऐसे रूल आउट कर सकते थे। ये 1 DC सिग्नल्स हमेशा पावर सिग्नल्स होते हैं, तो जितने भी सिग्नल्स आपके पावर सिग्नल्स होते हैं उनका एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। तो ये भी हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल। चेक कर लो, आया सभी को यहाँ तक समझ में। चलो अब क्या करते हैं यार, H3T का एक बार हम लोग एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी भी चेक करते हैं। ये हमको चेक करना पड़ रहा है, तो इसको अगर आप चेक करते हैं तो आपको मिलता है 0 to ∞ 1/T+1 dt, ठीक है। UT की वजह से डायरेक्टली मैंने लिमिट ले ली 0 to ∞। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ln of 1 + t। ये लिमिट आप रखोगे 0 to ∞, यहाँ से आपको मिलेगा ln ∞ माइनस ln 1। ln 1 0 होता है, ln ∞। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है ये मिलनी चाहिए फाइनाइट, बट ये आपको मिल कितनी रही, इनफाइनाइट। तो ये भी कौन सा सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट अनस्टेबल LTI सिस्टम, अनस्टेबल LTI सिस्टम। चेक कर लीजिए। तो 2 सिग्नल्स हमने पावर से रूल आउट कर दिए। एक सिग्नल जो H3T था आपका UT/T+1। यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ से हमें कोई बहुत क्लियर कट आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि आपका एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। तो आपने क्या किया, -∞ से ∞ mod of h tau d tau इसको इंटीग्रेट करके देखा, और जो आपने इसको इंटीग्रेट किया 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, तो आंसर आपको यहाँ से कितना मिल जा रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कौन से सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग एन अनस्टेबल सिस्टम। लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट वाला सभी लोगों को पता है e⁻³ UT। H4T पे अगर आप आए तो H4T आपको मिलना चाहिए e⁻³ UT। ये कैसे सिग्नल्स होते हैं, ये आपके एनर्जी सिग्नल्स होते हैं, तो ये हमेशा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होंगे। ऑल दीज आर योर एनर्जी सिग्नल्स। तो जो एनर्जी सिग्नल्स आपको पता है कि हाँ ये एनर्जी सिग्नल्स हैं, वो हमेशा एक स्टेबल LTI सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज योर स्टेबल LTI सिस्टम। आप इसका चाहते तो लाप्लास से भी निकाल सकते थे। लाप्लास इसका अगर आप कैलकुलेट करते तो HS आपको कितना मिल जाता है यहाँ से, 1/s+3। ROC कितनी मिलती है यहाँ से, ROC आप सभी लोगों को मिलती रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -3। क्या ये j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करेगा,
यस, तो अगर ये जी ओमेगा एक्सेस को इंक्लूड करेगा तो भी करस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्टिक। समझ आ रहा है ना? तो कैसे भी कर लो, मतलब कहीं से भी लॉजिक लगा लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो आप चाहते तो एच ऑफ टी से भी कर सकते थे। अब मैं बस इसके इंटीग्रेशन वाला टाइम बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सिग्नल एनर्जी है तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल तो होगा ही होगा, वो बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको पहले से पता है कि वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल है। वैसे ही इसमें आपको पता था पावर है, इसमें आपको पता था पावर, ये सिग्नल आपका जाना पहचाना नहीं था। आपने ग्राफ बना के भी चेक किया तो उतनी ज़्यादा कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही ग्राफ से भी, क्योंकि इस केस में बोल रहा है कि 1/t+1 का ग्राफ आपको सिर्फ और सिर्फ टी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंसिडर करना है। तो जो आप टी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंसिडर कर रहे हो ये पॉइंट, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा आ रहा है। अब ऑब्वियसली इसका अगर आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये एरिया आपका फाइनाइट आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है। ऐसे देख के बता पाना मुश्किल है कि ये एरिया फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो जो आपने कैलकुलेट किया इसका एरिया, जब एरिया आपने कैलकुलेट किया सेम सिग्नल का 1/t+1 का 0 से इन्फिनिटी, तो ये एरिया ही आपको कितना मिल गया, इनफाइनाइट। समझ आ गया सभी को लॉजिक? तो हमेशा देखो 2-3 तरीके ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं स्टेबल अनस्टेबल चेक करने के लिए। आप चाहो तो एच ऑफ टी का एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी निकाल के चेक कर लो। उसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि अगर वो एनर्जी सिग्नल आपको पता चल जाए कि एनर्जी सिग्नल है तो डायरेक्ट बोल देना कि ये हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाएगा। पावर है तो बोल देना नहीं होगा। अगर आपके यूनिट स्टेप फंक्शंस हैं तो बोल देना सम ऑफ कोएफिशिएंट देख के भी कि ये सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाएगा। सो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स हैज बीन डिस्कस्ड। समझ आया? फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो 1 से 1 मिनट का टाइम आप देखिए और सॉल्व करिए। हाँ, H3T बाउंडेड है, बिल्कुल सही बात है ना? H3T में अगर आप 1/t+1 इंटू यूटी से मल्टीप्लाई कर दो तो उस केस में दैट इज बाउंडेड, क्योंकि t+1 होते ही जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट था ना t=-1 वाला, वो तो आपने रिजेक्ट कर दिया। समझ आया ना? फॉर ऑर्थोनॉर्मैलिटी एनी एनर्जी शुड बी प्रोडक्ट ऑफ, देखो ऑर्थोनॉर्मैलिटी के लिए मैंने बताया ना, दो सिग्नल अगर पूछ रहा ऑर्थोनॉर्मल है तो दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद एरिया 0 आना चाहिए और दोनों की अलग अलग एनर्जी यूनिटी होनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है? अगर नहीं समझ आए तो एक बार आप पीछे जाके देख सकते हो, रिवर्स करके जाओ, देखो थोड़ा सा बैकवर्ड में जाके सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता रखे हैं। फाइन, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट टू अटेंड दिस लेक्चर? प्री रिक्विजिट इज दैट यू शुड बी नोइंग द सिग्नल सिस्टम। तो क्रैश कोर्स में मैंने, आप क्रैश कोर्स में जाके फॉलो करो और क्रैश कोर्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट हो गया, सबको पता है ये कौन से सिस्टम की बात हो रही है। किसी क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये सिस्टम तभी रिस्पॉन्ड करता है जब इसमें आप इनपुट लगाते हो। मतलब क्वेश्चन में देखो बोल क्या रहा है, अगर आप ध्यान से नोटिस करते बोल रहे हैं व्हेन द एक्साइटेशन इज अप्लाइड टू द सिस्टम एट t=t, एक्साइटेशन लगा रहा है t=t पे, एंड इट्स रिस्पॉन्स इज 0 फॉर -∞ टू t। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम में कोई एक्साइटेशन लगा रहे हो t=t पे, तो वो सिस्टम एग्जैक्टली t=t पे ही रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। मतलब ये ना तो पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना तो फ्यूचर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इन सब में नोटिस करते तो बेसिकली इसने एक स्टैटिक सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। और आप सभी को पता होता है कि कोई भी सिस्टम अगर स्टैटिक होता है तो बाय डिफॉल्ट वो कॉजल हो ही जाता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना उसने बोल रखा है कि -∞ से t तक, क्योंकि इनपुट नहीं था तो रिस्पॉन्स भी 0 था। -∞ से t तक आपने इनपुट नहीं लगाया था, रिस्पॉन्स 0 था। जैसे ही आपने t=t पे लगाया, आपने उस टाइम पे आउटपुट ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, या फिर जब आप t=t पे इनपुट लगा रहे हो तब अपने आउटपुट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जो आपका आउटपुट है वो ना तो प्रीवियस डेटा पे डिपेंड कर रहा है ना तो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग सिस्टम है, ये सिस्टम एक स्टैटिक सिस्टम की तरह बिहेव करना चाहिए, और कोई भी सिस्टम अगर स्टैटिक होगा तो कॉजल तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा। ठीक है, यस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में भी आपको मैं टाइम दे देता हूँ, चलो 90 सेकेंड्स का टाइम ले लेते हैं इसमें। बाउंडेड है तो स्टेबल कहाँ से हो जाएगा यार? यूटी भी तो बाउंडेड है। ऐसे उल्टे सीधे डाउट क्यों पूछ रहे हो यार? ये सब बातें बता चुका हूँ ना आपको। बाउंडेड का एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल से कोई लेना देना नहीं। 50 बार ये स्टेटमेंट रिपीट किया था, लिखवाया था क्लास में। तो वही घिसे पिटे डाउट क्यों पूछते हो, जो वो घिसे पिटे डाउट में क्लियर करा चुका हूँ, आप लोगों से पूछ चुका हूँ कि अगर कोई सिग्नल बाउंडेड है तो उसका एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल से कोई लेना देना है। तो आपने बोला था कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। कहानी भी वहाँ पे एक सुनाई थी मैंने आपको, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो बाउंडेड को एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल स्टेबल से क्यों मिक्स कर रहे हो? इसका मतलब आपने क्रैश कोर्स किया नहीं। ठीक है, क्रैश कोर्स किया नहीं या तो करके भूल गए हो, तो एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है ना? ये स्टेटमेंट मैंने बहुत स्पेसिफिकली आप सभी लोगों को रिपीट करके बताया था कि एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना
और बाउंडेड होना बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें कुछ बातें आप याद करिए, मेरी कुछ बातें याद करने की कोशिश करिए। मैंने आप सभी लोगों को डायरेक्ट कंक्लूजन दे रखा था कि कोई भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन अगर आपको मिलता है तो वो हमेशा लीनियर होगा, और लीनियर के साथ साथ वो हमेशा आपको कैसा मिलेगा, हमेशा आपको मिलेगा टाइम वेरिएंट। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि पीस वाइज लीनियर है तो टाइम वेरिएंट तो बेझिझक बोल सकते हैं, और ऊपर से यहाँ पे y और x का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम लीनियर भी बोल सकते हैं। सो होपफुली एवरीवन इज रिमेंबरिंग दीज 2 पॉइंट। तो इसमें तो कोई डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए कि ये पर्टिकुलर सिस्टम आपका लीनियर है और लीनियर के साथ साथ टाइम वेरिएंट है। मतलब ये पर्टिकुलर सिग्नल की अगर आप बात करो तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये p तो है बट q नहीं है ना। तो ये दो तो मैं पेन भी नहीं उठाऊंगा चेक करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितने भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होते हैं, पीस वाइज मतलब n ग्रेटर देन और इक्वल टू n1 के लिए ये डिफाइन कर रहा है, n इक्वल टू 0 पे 0 डिफाइन कर रहा है, n लेस देन इक्वल टू -1 पे ये डिफाइन कर रहा है। मतलब अलग अलग पीसेस में इसने सिग्नल को डिफाइन कर, सिस्टम को डिफाइन कर रखा है। अलग अलग पीसेस में अगर इसने सिस्टम को डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब आपको ये पॉइंट समझना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सिस्टम हमेशा पीस वाइज डिफाइंड होगा, और जितने भी पीस वाइज डिफाइंड सिस्टम्स होते हैं वो कभी भी टाइम इनवेरिएंट नहीं हो सकते, हमेशा टाइम वेरिएंट होते हैं। 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे, आप इसी के जस्ट पहले जो क्रैश कोर्स हुआ था वहाँ पे जाके ये सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हो। साथ के साथ मैंने बताया था कि जितने भी आपके पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, अगर उसमें सिंपली y और x का रिलेशन लिखा हुआ है, ये y ये x, ये y ये x, तो आप उनको आंख बंद करके लीनियर बोल सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ऑपरेटर नहीं, x स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, और साइन ऑफ x ऑफ n नहीं लिखा हुआ, e टू द पावर x ऑफ n नहीं लिखा हुआ, सिंपल y लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। x में कभी कभी टाइम शिफ्टिंग हो रही है, कभी 0 हो जा रहा है, तो डायरेक्ट आप लीनियर भी मान सकते हो। अगर लीनियर में आपको डाउट हो रहा है तो लीनियरिटी का टेस्ट लगा के चेक कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर अलग अलग पीस आपके लीनियर है तो पूरा सिस्टम भी लीनियर हो जाएगा। तो ये पीस ये पीस ये पीस, तीनों पीस आपस में लीनियर है, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग सिस्टम भी लीनियर हो जाएगा। ये इसमें तो कोई डाउट हुआ नहीं। और क्या पूछा क्वेश्चन में? कॉजैलिटी पूछ रहा है। कॉजैलिटी पे जरा आइए। कॉजैलिटी चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन देखो, कॉजैलिटी चेक करने के लिए फिर से मेरे दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए कि मैं LTI के लिए चेक कर रहा हूँ या नॉन LTI के लिए चेक कर रहा हूँ। तो मैंने चेक किया इस क्वेश्चन में, कहीं पे भी LTI वर्ड यूज़ नहीं था, ना ही क्वेश्चन में कोई h ऑफ n या फिर h ऑफ t का डेटा दे रखा था। तो फिर मुझे याद आया कॉजैलिटी के टेस्ट के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मैं एक इंटीजर रखूंगा, एक नॉन इंटीजर रखूंगा, एक जीरो रखूंगा, एक फ्रैक्शन, एक नेगेटिव फ्रैक्शन, ये 5 वैल्यूज रख के जनरली मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं ये पाँचों वैल्यूज ऐसे ही पुट कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, मैं यहाँ पे n पुट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ yn और xn का रिलेशन। फाइन, चलो अब क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो आप यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हो, जीरो नेगेटिव। फ्रैक्शन का तो यहाँ पे स्कोप बनेगा नहीं। सपोज मैंने n इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो ये हो गया y2। अब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि अगर आपने यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट किया तो इनमें से कौन सी वैल्यू आप चूज करोगे। तो आप देखो, n इक्वल टू 2 आप तभी रख सकते हो जब n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए आपने सिस्टम को डिफाइन कर रखा है। तो y2 की वैल्यू तो हमेशा आपको कितनी मिल रही, x ऑफ 2, ठीक है। y0 अगर आप कैलकुलेट करें तो y0 में n इक्वल टू 0 आप डाल सकते हो, x ऑफ 0 जिसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। सपोज मैं y ऑफ -2 रखता हूँ, तो y ऑफ -2 रखने के लिए मुझे n की ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जहाँ पे n इक्वल टू -2 रखना अलाउड हो। तो n इक्वल टू -2 रखना आप सभी लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अलाउड है। तो अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा x ऑफ -1, और यहीं पे आपकी कंडीशन आई होप सभी को दिख रहा है फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट था वो किस पे डिपेंड करने लगा, फ्यूचर वैल्यू पे। इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग सिस्टम आपका कॉजल भी नहीं है। तो इसमें कॉजैलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, मतलब आर भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। आई बात स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बता रखा था, एक जेनेरिक मेथड दे रखा था कि जब भी आपको स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या करो, आप डिफाइन कर लो लेस देन और इक्वल टू m वेयर m इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करो अगले स्टेप में मॉड yn। याद है ना सभी को, ऐसा कुछ हम लोग करते थे। तो जब आप मॉड yn कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा मॉड xn। मैंने आपको एक जेनेरिक तरीका बता रखा था कि इस तरीके को हर जगह पे लगाना आंख बंद करके, n लेस देन और इक्वल टू -1। आप मुझे बताइए कि अगर आपका x ऑफ n बाउंडेड है तो क्या मॉड xn यहाँ से बाउंडेड मिला, चेक करके देखो। देखिए मैं क्या करता हूँ, अब इस पूरे की पूरी इनइक्वालिटी को ना थोड़ा सा आपके लिए मॉडिफाई करके देता हूँ, क्योंकि अब मैं ये वैल्यूज़ रखना चाहता हूँ ना। तो अब मैं ये इनइक्वालिटी पे इक्वल टू ना लगा के लेस देन और इक्वल टू अगर लगा दूँ तो मैं यहाँ पे m रख सकता हूँ फॉर n ग्रेटर देन 1, 0 रख सकता हूँ फॉर n इक्वल टू 0, और इसकी जगह पे भी m रख सकता हूँ फॉर n लेस देन और इक्वल टू -1। आपको सभी को पता होगा
कि किसी भी सिग्नल को अगर हम लोग टाइम शिफ्ट करते हैं, किसी भी सिग्नल को अगर आप टाइम शिफ्ट करेंगे उसके बाउंडेड या अनबाउंडेड होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम शिफ्ट करने से बस वो सिग्नल थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आपने माना था कि आपका मॉड ऑफ एक्स एन एम से कम या उसके बराबर है, तो इसको शिफ्ट करने से भी इसके बाउंडेड नेचर पे कोई फर्क नहीं आएगा। बाउंडेड का मतलब आप अगर उस सिग्नल की टाइम एक्सेस पे ट्रैवल करो तो उसका एम्पलीट्यूड हर जगह पे आपको फाइनाइट मिलना चाहिए। तो आप सोच के देखो, अगर आपके पास यूटी या यूएन सिग्नल है, आप उसको टाइम डोमेन में शिफ्ट भी कर दोगे लेफ्ट या राइट, तो उससे उसके एम्पलीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे एम्पलीट्यूड तो उसका फाइनाइट ही मिलेगा। तो ये तीनों वैल्यूज लिखने के बाद हमने ऐसा लिखा। अब यहाँ पे आप देखो कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए इन्फिनिटी को जा रहा है, नहीं, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट। तो आप क्या बोल सकते हो, जब आपका इनपुट बाउंडेड था तो आपका आउटपुट भी आपको कैसा मिल रहा है, बाउंडेड, जहाँ पे n की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं। इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्टेबल। तो आई होप एवरीवन रिमेंबर्स कि मैंने एक जेनेरिक मेथड बता रखा था जिसमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे किसी किसी क्वेश्चन में हम ऐसा भी सोचेंगे आगे चल के कि अगर हम कोई एक बाउंडेड इनपुट डाल दें तो क्या करस्पॉन्डिंग आउटपुट अनबाउंडेड हो सकता है, कभी कभी इस डायरेक्शन में भी सोचते हैं। बट मोस्टली हमारे स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में अगर हम 2-3 इनइक्वालिटीज़ याद रखते हैं, शॉर्ट्स इनइक्वालिटीज़ और एक जेनरिक प्रोसेस याद रखते हैं, तो आप सारे के सारे स्टेबल अनस्टेबल वाले क्वेश्चंस कर सकते हो जिसमें नॉन एलटीआई सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन में देखो पी और क्यू, तो क्वेश्चन में आप बोलोगे पी और एस तो होगा, क्यू और आर तो नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। समझ आया सभी लोगों को कॉन्सेप्ट? तो चेक करिए और बताइए। तो यहाँ पे देखो हमने टाइम किस में बचाया, लीनियरिटी में टाइम बचाया और टाइम वेरिएंसी में टाइम बचाया। और कॉजल नॉन कॉजल में तो हमें पता है कि जैसे ही दिखेगा हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन डालेंगे। स्टेबल अनस्टेबल की अगर बात करता तो वहाँ पे हम लोगों ने एक जेनरिक प्रोसेस चूज कर लिया और उस प्रोसेस के थ्रू प्रूव कर दिया कि जब भी मैं इनपुट को बाउंडेड मान रहा हूँ, इन एनी केस मेरा कोई भी आउटपुट बाउंडेड अनबाउंडेड नहीं हो पाएगा, या हमेशा बाउंडेड रहेगा। समझ गए ना? यस, फाइन। हाँ, सबके लिए वैलिड होता है। देखो जिसको कंसेप्चुअल डाउट्स आ रहे हैं, इसके जस्ट पहले मैंने क्रैश कोर्स करा रखा है 25-30 घंटे में, वो क्रैश कोर्स में जाओ, लेक्चर खोलो और वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं 1 by 1, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करा रखे हैं सेम तरीके के, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। फाइन, ओके। अगला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन भी यार 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब तो लाप्लास वगैरह आप पढ़ चुके हो, आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हो। सबके लिए वैलिड होता है, कंटिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, दोनों के लिए। देखो अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसको ज्वाइन कर लो यार। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि मैं कंट्रोल सिस्टम ले पाऊंगा, है ना? मतलब अभी बहुत हाईली अनलाइकली कि कंट्रोल सिस्टम मैं ले पाऊंगा, बट अगेन आप जो क्लासेस चल रही हैं ना उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसका आंसर बता दो यार, जल्दी बता दो। अब तो आप लाप्लास और जेड भी पढ़ चुके हो ना, तो आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम बताइए। क्वेश्चन में पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर अ कंटिन्यूअस टाइम कॉजल एंड स्टेबल एलटीआई सिस्टम बोल दिया है। तो दो चीज़ें यहाँ से यूज़ करना, नोटिस करना। एक तो क्वेश्चन में कंटिन्यूअस टाइम बोल रखा है इसने, साथ के साथ इसने कॉजल और स्टेबल एलटीआई बोल रखा है। समझ गया ना? तो साथ के साथ इसने कॉजल और स्टेबल भी बोल रखा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है ना? यस, तो क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा है, ये सोच के आंसर देना, ठीक है? ट्रू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा गलत है यहाँ पे। आइए देखते हैं। देखो सभी लोगों को पता है कि अगर सिस्टम स्टेबल भी हो गया, कॉजल भी हो गया, तो सारे के सारे पोल स्ट्रिक्टली कहाँ पे लाई करने चाहिए, लेफ्ट हाफ साइड ऑफ जियोमेगा एक्सिस, ताकि जो राइट साइडेड आरओसी है वो आपके जियोमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर पाए। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। जीरोस पे मैंने बार बार हर एक प्रॉपर्टी में लिखवाया है कि जीरोस पे दूर दूर तक कोई भी रिस्ट्रिक्शन होती नहीं किसी भी आरओसी में, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डी वाले स्टेटमेंट में देखो, अगर ये बोल रहा है ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जियोमेगा एक्सिस, तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम वाला आपका एक स्टेटमेंट हो गया ना। कंट्रोल सिस्टम में जनरली जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किसी भी कंट्रोल सिस्टम में अगर आप कोई भी डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल पिक कर लेते हो, वो ओपन लूप सिस्टम, वो क्लोज लूप सिस्टम, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको आप हमेशा बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अगर सारे के सारे रूट्स एलएचपी पे हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग सिस्टम के पोल्स एलएचपी पे हैं और पोल्स एलएचपी पे हैं, तो सिस्टम हमेशा कैसा हो जाएगा, स्टेबल। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर यही चीज़ उसने डिस्क्रीट टाइम के लिए बोली होती मॉड z इक्वल टू 1, तो वहाँ पे शायद हम इसकी बात को सच मान लेते। बट यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअस टाइम की बात कर रहा है, तो कंटिन्यूअस टाइम को जनरली हम लोग हमेशा एसोसिएट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सारे के सारे पोल्स आपके लेफ्ट हाफ साइड में आने चाहिए, ना कि किसी मॉड s इक्वल टू 1 के सर्कल के अंदर। अगर ये डिस्क्रीट टाइम होता और ये मॉड z इक्वल टू 1 लिखा होता, फिर ये स्टेटमेंट तीसरा वाला करेक्ट हो जाता, बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत हो जाते। ठीक है, चलो ये देखो यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्टेबिलिटी मैं चाहूँगा कि सभी लोग निकालें,
और स्टेबिलिटी पे कमेंट करने की कोशिश करें। चलिए देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसके लिए भी 90 सेकेंड्स ले लो, मोर देन सफिशिएंट है। 90 सेकेंड्स ले लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चन में एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दे रखा है yn वेयर टू आर रिलेटेड लाइक दिस, ये मॉड दे रखा है, ठीक है, दिस इज मॉड, ये मेंशन किया। और ध्यान रखना यहाँ पे n को ना 0 से 10 ले रहा है, अदरवाइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो फटाफट यार सभी लोग ट्राई करेंगे, आंसर बताएंगे। स्टेबिलिटी के लिए पोल्स का जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं होने चाहिए पोल्स, ना ही पोल ओरिजिन पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन करना चाहते हो तो पोल स्ट्रिक्टली एलएचपी में होने चाहिए, ना तो जे ओमेगा एक्सिस पे कोई पोल अलाउड होना चाहिए और ना ही ओरिजिन पे कोई पोल अलाउड होना चाहिए। अगर ओरिजिन पे एक सिंगल पोल आता है और जे ओमेगा एक्सिस पे नॉन रिपीटेड पोल्स आते हैं तो मार्जिनल स्टेबल होगा, और अगर ओरिजिन पे आपने उसकी रिपीटेंसी बढ़ा दी, मतलब ओरिजिन पे 2 पोल 3 पोल 4 पोल आ गए, या फिर आपने रिपीटेड पोल्स डाल दिए जे ओमेगा एक्सिस पे, तो सिस्टम आपका हो जाता है अनस्टेबल, ठीक है। उस केस में एच ऑफ टी जो आता है वो एब्सोल्युटली नॉट इंटीग्रेबल आएगा। फाइन, चलो यार ट्राई करो इस क्वेश्चन को भी। yn दे रखा है, कॉजैलिटी तो आई होप सभी लोगों ने निकाल ली होगी यार, कॉजैलिटी इज नॉट अ चैलेंज। कॉजैलिटी तो आई होप सभी को दिख रहा होगा कि कॉजल ही है, क्योंकि मुझे तो स्टैटिक तो नहीं बट स्टिल कॉजल तो दिख ही रहा है। चलो आपके पास 20 सेकेंड्स और बचे हैं, फटाफट यार ट्राई करते रहो, आंसर बताते रहो, है ना। कुछ लोगों का ए आ रहा है, बी आ रहा है, कुछ लोगों का डी भी आ रहा है। आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। फाइन, चलो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं अंडर रडार डालता हूँ कॉजैलिटी को। तो कॉजैलिटी को मैं डालता हूँ अंडर रडार। कॉजैलिटी के लिए मुझे पता है क्योंकि डिस्क्रीट टाइम है तो मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट कम से कम ये 3 वैल्यूज़ तो मैं तब भी चेक करूँगा ही करूँगा। यहाँ से अगर आप चेक करते यार तो जो आपको y2 मिलता, देखो n = 2 अगर आप डालते तो इस रेंज में हम लोग डालते और यहाँ से आपको मिलता 2 टाइम्स x ऑफ 2। हमने देखा था कि बाहर क्या लिखा हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये रिलेट कैसे हो रहे हैं। तो आपने देखा ये प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहे थे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। फिर उसके बाद बाय द वे अगर हम 0 डालते हैं तो ये भी आपका प्रेजेंट वैल्यू था, और अगर हम माइनस की वैल्यू डालते हैं तो जैसे आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे आप इस रेंज में आ जाओगे। यहाँ से आपको मिलेगा x ऑफ -2 माइनस x ऑफ -3। यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि या तो प्रेजेंट या तो पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये वाला आपका हो गया पास्ट। ऑल इन ऑल आपका जो सिस्टम है वो हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ टाइम के लिए या तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है या तो प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब सिस्टम की कॉजैलिटी जो थी वो बिल्कुल अच्छे से इंश्योर हो गई। तो आप इसको कॉजल सिस्टम बोल सकते हो अनडाउटेडली। एवरी टाइम दिस सिस्टम इज अ कॉजल सिस्टम, क्योंकि हर एक बार इसका जो आउटपुट आ रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू या फिर पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप याद करते तो कॉजल नॉन कॉजल स्टैटिक डायनेमिक के लिए हम लोग टाइम के अलग अलग वैल्यूज पुट करते थे, स्टेबल अनस्टेबल इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल के लिए हम लोग इनपुट के अलग अलग वैल्यूज पुट करते थे, x ऑफ टी x ऑफ n की। आइए देखते हैं इसका स्टेबल वाली कंडीशन को। तो मैंने आपको बता रखा है कि स्टेबिलिटी चेक करना मतलब स्टेबल बता पाना इन अलग अलग इनपुट्स को रख के वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपने अगर 10 लाख इनपुट रखे और उसके बाद का अगर जो इनपुट रखा उसकी वजह से सिस्टम अनबाउंडेड हो गया तो भी वो सिस्टम करस्पॉन्डिंग अनस्टेबल होगा। तो 2 ही तरीके होते हैं सिस्टम को चेक करने के, या तो आप प्रॉपर मेथड से उनको चेक करके इंश्योर करा लो स्टेबल है या नहीं, या तो कोई एक आधा ऐसा इनपुट ढूंढ लो जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम को अनस्टेबल बना सकते हो, या फिर अवाईटी को आप अनबाउंडेड बना सकते हो। तो जनरली हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसेस से रिपीट कर पाएँ। देखिए पहला स्टेप मॉड ऑफ एक्सन आपका होना चाहिए m, और ऑब्वियसली m की वैल्यू इन्फाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ तो हम शुरू से लेके ही चलते हैं। चलिए फिर उसके बाद इस रेंज में हम लोग अपने yn को प्रोसेस करते हैं। तो हमारा जो मॉड yn मिलेगा वो मिल जाएगा मॉड n, और ये एक्सन में तो पहले से ही मॉड लगा हुआ था, ठीक है ना, ऐसा लगा हुआ था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू तो हमेशा n इंटू m से तो कम ही होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे लगा रखा मॉड ऑफ एक्सन की वैल्यू आपकी m से कम है। तो अंदर वाले मॉड एक्सन को अगर मैं m से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में कंपेयर करा लेता हूँ। ये आपको मिला n
m तो आपका फाइनाइट है, ये आप इसको चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, मॉड n मॉड n, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते थे। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम तब आ जाती जब आपका मॉड n इन्फिनिटी को टेंड करता है, क्योंकि m तो हमेशा आपका कैसा ही है, ये तो फाइनाइट ही है ना, ये तो फाइनाइट ही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। प्रॉब्लम इसमें तब आती ना जब ये इन्फिनिटी को टेंड करता, बट इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए n को वो कहाँ से कहाँ लिमिट कर रहा है, 0 से 10। तो आप मुझे बताओगे अगर n की वैल्यू मैं 0 से 10 डालता हूँ तो क्या ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको मैं कोई n मान सकता हूँ वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, यस और नो, चेक करके बताइए। तो सभी लोगों को समझ आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैंने अपने x ऑफ n को बाउंडेड माना तो मेरा जो yn भी आया वो भी इवेंचुअली बाउंडेड आ गया। मतलब जब n की रेंज में 0 से 10 के बीच में ले रहा हूँ उस केस में एटलीस्ट जो हमारा पीस है, जो फंक्शन की इंडिविजुअल डेफिनेशन है वो बाउंडेड आ रही। तो इनपुट बाउंडेड रखा, करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ गया बाउंडेड। आइए चलते हैं अदरवाइज में। तो अदरवाइज वाला जैसा एक एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी कराया था, क्रैश कोर्स वाले में भी अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने ऐसा एक एग्जाम्पल भी किया था। ये दे रखा आपका xn माइनस एक्स ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ पे जैसे ही आप मॉड लोगे ये आपको मिलेगा मॉड ऑफ xn माइनस एक्स ऑफ n माइनस 1, ठीक है। अब आपको पता है इस मॉड को ओपन कैसे करना है, अच्छा चलो मैं आपके लिए पहले ऐसे लिख देता हूँ फिर मॉड को ओपन करता हूँ। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, एक्स ऑफ n माइनस 1। इसकी वैल्यू आप सभी को पता है, अगर इंडिविजुअल मॉड्स में हम लोग ब्रेक करते हैं तो ऐसा कुछ मिलेगा। ये जो नेगेटिव वाला साइन है इसको आप चाहो तो किल कर दो, तो यहाँ से जो आपको फाइनल मॉड yn मिलेगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ xn प्लस मॉड ऑफ x ऑफ n माइनस। आपको पता है कि यार ये भी बाउंडेड है ना, और ये भी बाउंडेड है, तो इवेंचुअली ये भी कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। मतलब दोनों ही डेफिनेशंस में आपने प्रूफ करके देखा कि अगर मैं x ऑफ n को बाउंडेड लूँ, अगर मैं x ऑफ n को बाउंडेड लूँ तो ना तो ये वाला पीस अनबाउंडेड हो रहा है ना तो ये वाला पीस अनबाउंडेड हो रहा है, दोनों ही बाउंडेड रह रहे हैं। इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्टेबल एज वेल एज कॉजल। तो अगर आप इसके सॉल्यूशंस वगैरह देखोगे कहीं पे भी किसी बुक वगैरह में तो सॉल्यूशंस में उतनी क्लैरिटी नहीं है, उसमें उन लोगों ने एक दो इनपुट डाल के ये वेरीफाई करा दिया कि करस्पॉन्डिंग सिस्टम आपका स्टेबल होगा, जबकि मैंने आपको क्लास में बहुत स्पेसिफिकली बताया था कि आप इनपुट्स डाल के कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते हो कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो जब इसका सॉल्यूशन आप करना, कभी मेंस वगैरह भी देना, तो हमेशा प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने ये सॉल्यूशन कराया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है और समझ में भी आ रहा है कि सिस्टम हमारा स्टेबल हो कैसे रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ 2-4 इनपुट्स डाल के कभी भी ये इंश्योर नहीं कर सकते कि आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। समझ आ रही बात सभी को? तो 2-4 इनपुट्स वाली कंडीशन पे अनस्टेबल बता सकते हो कि एक आधा ऐसा इनपुट जरूर आप ढूंढ ले गए जिसकी वजह से बाउंडेड इनपुट देने से आउटपुट अनबाउंडेड हो गया। अगर ऐसा कर पाते हो फिर तो मैं मानता हूँ कि बात ठीक है, बट स्टेबिलिटी बताने के लिए अगर आप बोल रहे हो कि मैं 4 इनपुट्स डाल के स्टेबिलिटी इंश्योर कर दे रहा हूँ, सो दैट इज समथिंग विच आई कैन नॉट परसीव एंड यू शुड ऑल्सो नॉट परसीव करेक्टली, क्योंकि फिर कोई गारंटी नहीं है ना कि ये जो 4 इनपुट्स हैं इसके अलावा कोई दूसरा इनपुट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाए। समझ रहे हो ना सभी लोग इस बात को? तो एक बार ये बता दो क्या ये सब कुछ समझ में आ भी रहा है? वैसे ये सब अगर आप देखो तो हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी जो किया 20-25 घंटे में, उसमें सब कुछ ही पढ़ डाला यार। मतलब आप ऐसे सोचो कि जो चीज़ जनरली हम 100-125 घंटे में पढ़ते हैं उसको 20-25 घंटे में शायद ही मैंने ऐसा कोई पॉइंट होगा जो आपको नहीं बताया होगा या फिर उस पर क्वेश्चंस नहीं कराए होंगे। तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी इफेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज़ किया और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने गेन किया था क्रैश कोर्स में भी, है ना। चलो ये तो देख के बता दो सभी लोग। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, इसका आंसर। डायरेक्ट बाउंडेड कैसे दिखेगा यार? डायरेक्ट बाउंडेड नहीं दिखता ना। इसका आंसर बताओ, ये तो सबको पता होगा यार। सी ऑप्शन। इसमें क्या सोचना है? इसमें तो सबको पता है ना, इंटीग्रेशन एक लीनियर ऑपरेटर होता है। ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इसको बोलते हैं एल, या आपने या तो आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा, या तो कंट्रोल में पढ़ा होगा, या तो सिग्नल में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा। सुनाइए नाम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये होता है लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आपसे पूछा जाएगा
कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम लीनियर है या नहीं, तो देखो यहाँ पे लीनियर होने के लिए ये बोल रहा है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर सिस्टम को तभी रिप्रेजेंट करती है जब उसमें आपके जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो प्रेजेंट होने चाहिए, उनके प्रोडक्ट और इनपुट के प्रोडक्ट्स एब्सेंट होने चाहिए। मतलब आप अगर ये सारे टर्म्स लिख रहे हो, वाई स्क्वायर लिख दिया आपने, एक्स स्क्वायर लिख दिया, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, अगर ये सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं जिसमें आपका इनपुट और आउटपुट या फिर उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट प्रेजेंट्स होते हैं, तो ये फिर आपके नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, या फिर ये एक नॉन लीनियर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ d3y अपॉन डी टी क्यूब a1, d2y अपॉन डी टी स्क्वायर dy बाई डी टी टू, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी t और y का प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट है या फिर t और y के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट्स नहीं प्रेजेंट है। तो जब भी ऐसा होता है आप बोल सकते हो कि आपका जो करिस्पॉन्डिंग सिस्टम आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, लीनियर सिस्टम की तरह रिप्रेजेंट होगा। ये लीनियर हो गया, इंटीग्रेटर्स लीनियर ऑपरेटर होते हैं, ये लीनियर है। यहाँ पे ये कांस्टेंट ऐड हो रहा है, जहाँ पे ये नॉन जीरो है, तो ये हमेशा नॉन लीनियरिटी को इनकरेज कर देगा। समझ आ गया ना? तो LCCD आप हमेशा याद रखो, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट में लीनियरिटी चेक करने का तरीका होता है कि इनपुट या आउटपुट या उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब x इंटू एक्स नहीं होना चाहिए, y इंटू वाई नहीं होना चाहिए, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे टर्म्स नहीं आने चाहिए, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे टर्म नहीं आने चाहिए, या फिर डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई के होल स्क्वायर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, बाकी इनके आप अगर चाहो तो ये d3y डी टी क्यूब d2y अपॉन डी टी स्क्वायर आप इनको डिफ्रेंशिएट कितनी भी बार कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फाइन, चलो तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है, उसी में करेंगे। ये क्वेश्चन यार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। इसके लिए मैं आपको 90 सेकेंड्स दूंगा। फाइन, तो इसके लिए मैं आपको 90 सेकेंड्स देता हूँ, आप चेक करिए और आंसर बताइए। देखो इनिशियल कंडीशन से लीनियर नॉन लीनियर का कोई लेना देना नहीं होता यार। कोई बोल रहा है इसमें इनिशियल कंडीशंस दे रखा है, आ रियल आइडेंटिफाई में फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉन लीनियर। अगर इनिशियल कंडीशन भी दे रखा है, इनिशियल रेस्ट दे रखा है, इनिशियल कंडीशंस आपका रेस्ट पे दे रखा है, मतलब जितने भी इनिशियल कंडीशंस है वो आप जीरो ले सकते हो। फाइन, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए। इनिशियल कंडीशन रेस्ट पे दे रखा है, मतलब इनिशियल कंडीशंस को आप जीरो मान सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर इनिशियल कंडीशन दे भी रखा होता है, मान लो क्वेश्चन में अगर इनिशियल कंडीशन दे भी रखा है, तो इनिशियल कंडीशंस का लीनियर या नॉन लीनियर से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मान लो क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दे भी रखा है, तो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन में वही चीज़ चेक करोगे जो मैंने अभी बताया। फाइन, तो ये पॉइंट याद रखना कि बाय द वे अगर क्वेश्चन में लीनियर इनिशियल कंडीशन दे भी रखा है कुछ भी, तो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो वैसे ही दिखेगा ना। डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आप कभी भी लीनियर या डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आप कभी भी ये नहीं बताओगे ना कि ये इनिशियल कंडीशन इसमें होगी। वो तो तब पिक्चर में आएगा जब आप उसका लाप्लास लोगे। तो जब आप उसका लाप्लास लोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर जाके आपकी इनिशियल कंडीशन पिक्चर में आएगी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इनिशियल कंडीशन दे रखी है नहीं दे रखी है, उससे सिस्टम की लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइए तो ये क्वेश्चन चेक करिए और इसका आंसर बताइए। तो काफ़ी सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं। क्रैश कोर्स अटेंड नहीं किया तो यार अटेंड कर लो जाके। क्रैश कोर्स अगर अटेंड नहीं किया तो क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप जाओ प्ले लिस्ट में, वहाँ पे पूरा का पूरा क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है। क्रैश कोर्स आप देखिए और यहाँ पे आके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो तो देखते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जरा ध्यान से नोटिस करते हैं। क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है h ऑफ टी इज यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर अ कॉजल सिस्टम। ये चीज़ आप याद रखें कि उसने सिस्टम को बोल दिया कॉजल। अगर उसने सिस्टम को कॉजल बोल दिया तो कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि h ऑफ टी विल बी जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, है ना। ये चीज़ तो पक्की हो गई कि h ऑफ टी में अगर मैं t की नेगेटिव वैल्यूज डालूंगा तो मुझे आंसर हमेशा जीरो मिलने वाला है। मतलब अगर मैं h ऑफ -2 लिखता हूँ, h ऑफ -3 निकालता हूँ, h ऑफ -4 निकालता हूँ, तो वो वैल्यूज हमेशा आपको कितने मिलेंगे, जीरो। चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा इफ द इवन पार्ट ऑफ द h ऑफ टी इज गिवन बाय दिस। तो ये h ऑफ टी का उसने इवन पार्ट मेंशन कर रखा है, ध्यान से समझिए। ये h ऑफ टी का इवन पार्ट मेंशन कर रखा है फॉर t ग्रेटर देन जीरो। तो आप मुझे बताएंगे कि h ऑफ टी का इवन पार्ट हमेशा कैसे कैलकुलेट करोगे आप ये कैलकुलेट करोगे h ऑफ टी प्लस h ऑफ -t बाई 2। बट क्वेश्चन में उसने जो मेंशन किया है, क्वेश्चन में जो उसने मेंशन किया इवन पार्ट, वो मेंशन कर रहा है फॉर t ग्रेटर देन जीरो। चेक करिए और बताइए। तो जो मेंशन कर रहा है वो मेंशन कर रहा है फॉर t ग्रेटर देन जीरो। चेक कर लो, उसने खुद ही बोला हुआ है कि ये जो इवन पार्ट है h ऑफ टी का, दिस t इंटू यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस वन प्लस यू ऑफ टी माइनस वन
दिस इज वैलिड फॉर t ग्रेटर देन 0। अब अगर ये t ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है तो मुझे बताना t की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, ये तो नॉन जीरो रहेगा बट ये तो 0 की तरफ चला जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे t की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो आप सभी को समझ आना चाहिए कि यहाँ पे t पॉजिटिव रखते ही नेगेटिव हो जाएगा, और आपने खुद बोल रखा है कि h ऑफ t कैसा होना चाहिए, 0 फॉर t लेस देन 0। तो इसको हमेशा ऐसे समझो कि t की कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसमें डालोगे तो h ऑफ t आपको हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए h ऑफ t अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा h ऑफ t बाई 2 फॉर t ग्रेटर देन 0, क्योंकि दूसरा वाला टर्म तो आपको 0 मिल जाएगा। या फिर अगर h ऑफ t आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स h इवन ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0। तो ये साथ में लगाना काफ़ी ज़रूरी है कि ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन हो रहा है दिस इज टेकिंग प्लेस ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0। तो आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लो, आपको बेसिकली इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए आप, ये आपको मिलेगा 2t ut माइनस 2t u ऑफ t माइनस 1 प्लस u ऑफ t माइनस 1 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा बहुत अगर हम लोग रीअरेंज करें, t माइनस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं, ut माइनस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या? आई थिंक यहाँ पे एक t एक्स्ट्रा दे दिया इस वाले ऑप्शन में, शायद डी वाले ऑप्शन में से अगर ये वाला t हटा दें फिर एक ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए। माइनस 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1 अगर बाहर ले लें तो अंदर आपको मिल जाना चाहिए t माइनस, ठीक है। तो शायद ये एक t यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये हटा दें तो डी ऑप्शन अपना मैच करना चाहिए फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। समझ आ गया ना सभी लोगों को? चेक करिए और बताइए। चलो यार इसको इधर देखो, ये क्या चल रहा है, ये देखो, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे t हटा देना तो एक ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा विच इज आई थिंक डी ऑप्शन, ठीक है, चलेगा। चलो यहाँ तक जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे आपने नोटिस किया होगा कि सारे मोर और लेस जो थे वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से रिलेट कर रहे थे। हालांकि हर एक क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स थी जिनको काफ़ी आसानी से हम लोग समझ पा रहे थे और कर पा रहे थे। तो कल आपने जब जेड ट्रांसफॉर्म की क्लास अटेंड की थी तो मैंने आपसे बोला भी था कि अब हम लोग सिग्नल सिस्टम में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आप करीबन 90 to 95% क्वेश्चंस आप खुद से क्रैक कर लोगे। कुछ 4-5% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल आपको पता ही नहीं लगेगा उसमें करना क्या है, तो उन क्वेश्चंस में हम लोग थोड़ा अलग से डिस्कशन करेंगे। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आई थिंक इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, हाँ इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं 2000 लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आप थोड़ा फोकस से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन हमने अभी अभी किए थे डिस्क्रीट टाइम के लिए, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। तो ये जो स्लाइड अभी शेयर होगी इसमें मेंशन किया रहेगा। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ 1 मिनट। तो वेरी क्विकली, तो चलिए फंडामेंटल पीरियड, यार कंट्रोल सिस्टम का क्रैश कोर्स ऑलरेडी पंकज सर ले चुके हैं, तो कम से कम जाके अटेंड तो करो, तभी तो आपको पता चलेगा। अब एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, आप ये भी तो समझो। तो इसीलिए तो एक टीम बनती है ना, हर एक टीम का हर एक टीचर आप जाके देखिए, तो पंकज सर के आप जाके कंट्रोल सिस्टम अटेंड करो, तो एटलीस्ट करिए तभी तो आपको पता चलेगा। चलो इसका आंसर निकालो। देखो अगले जो अपने 7-8 दिन है ना, अगले 7-8 दिन है, वो 7-8 दिन हमें ये डिफाइन करके दे देंगे कि सिग्नल सिस्टम में हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में या नहीं मिलेंगे। थ्योरी मैंने पूरी पढ़ा दी, थ्योरी के साथ साथ वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। अब हम लोग जो क्वेश्चंस की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो उम्मीद का जो पूरा का पूरा, आप उम्मीद के थ्रू जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी ना, वो हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइम बाउंड मैनर में बिल्कुल क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 एन
इंटू कॉस पाई बाई 4n। चलिए अब यहाँ से अगर आप कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दें तो आपको मिलेगा 1/2 कॉस 3 पाई बाई 4n प्लस 1/2 कॉस पाई बाई 4n। टाइम फ्रेम में यार कोशिश करो आप क्वेश्चन लगा पाओ सभी लोग। n1 अगर इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई बाई 3 पाई बाई 4 एंड n1 इज कमिंग आउट टू बी 8/3। तो यहाँ से जो n01 आएगा दैट विल बी n1 इंटू आर की वैल्यू अगर 3 ले लें तो ये मिलेगा 8। n2 यहाँ से कैलकुलेट होगा 2 पाई बाई 4 फाइन। तो n2 यहाँ से आपको मिल जाएगा 8। n02 आपको मिलेगा n2 इंटू सम आर की वैल्यू यहाँ पे 1 लोगे मिल जाएगा 8। तो हम लोगों ने देखा था कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं उसमें हमेशा इंडिविजुअल पीरियोडिसिटी क्वेश्चनेबल होती है। मतलब ये अलग से पीरियोडिक है या नहीं ये नहीं पता होता, ये अलग से पीरियोडिक है या नहीं ये नहीं पता होता। तो यहाँ पे पता चला कि जो n01 आ रहा है वो भी आपको 8 मिल रहा है, n02 जो आपको मिल रहा है वो भी आपको 8 मिल रहा है। तो ओवरऑल n0 आपको कितना मिलेगा, LCM ऑफ 8 एंड 8, और 8 और 8 का LCM वापस से कितना हो जाएगा 8, ये मिल जाएगा आपको n0 की वैल्यू। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको ये कॉन्सेप्ट रिव्यू करा देता हूँ कि जो आपके कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइड्स होते हैं, कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं वो इंडिविजुअली हमेशा पीरियोडिक होते हैं बट उनका कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ता है। जबकि जो डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड्स होते हैं उनका इंडिविजुअल पीरियोडिसिटी ही क्वेश्चनेबल होती है, पहले उनको इंश्योर करना पड़ता है। अगर सारे अलग अलग पीरियोडिक हैं तो कॉम्बिनेशन अपने आप पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। इस क्वेश्चन के लिए आप लीजिए 120 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप लीजिए 120 सेकेंड्स में भी आप 150 सेकेंड्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं काउंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो। ट्राई करो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप्स वगैरह पे पहले ही डाल दिया था, मैंने पहले ही डाला था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीखने हैं कि कैसे किए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको सीखने हैं कि कैसे किए जाते हैं तो आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हो और यहाँ से सीख सकते हो। ये आई थिंक ओवर राइट हुआ, इसको हटा देते हैं। बाकी देखो e⁻t ut कॉन्वोल्यूशन k इक्वल टू -∞ to ∞ del ऑफ t - 3k शो दैट yt इज इक्वल टू a e⁻t फॉर 0 to 3, ये मेंशन किया। तो क्वेश्चन में अल्टीमेटली आपसे पूछ रहा है कि a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो ट्राई करो यार, जल्दी करो। ट्राई करो, आंसर बताओ। तो देखो हर एक सेशन में मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ओपन हेम के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ओपन हेम के भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे कि ये ओपन हेम का ही क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। वैसे तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं तो हमें उतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू पूछ रहा है यार आपसे, आप सभी लोग मुझे ए की वैल्यू बताएंगे, आप सभी लोग मुझे ए की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट का टाइम और चल रहा है आपका, इसके बाद मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी सुनने के बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपने पास आधा घंटा बचा हुआ है लास्ट का। टेन सेकेंड्स। फाइव। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा डेटा दे रखा है, ज़रा ध्यान से सब लोग
अब नोटिस करना है यार, हर एक पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनना। e पावर माइनस टी यू के, ये हो गया आपका कॉन्वोल्यूशन, और ये हो गया समीशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ t माइनस 3k, ऐसा कुछ आपको मेंशन किया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ कि ये जो सिग्नल दे रखा है ये वाला, इसको मैं मान लेता हूँ x ऑफ t, और ये जो दे रखा है इसको मैं मान लेता हूँ h ऑफ t। फाइन, सभी को पता है कि अगर यहाँ से मुझे yt लिखना है तो yt लिखने के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट समझा देता हूँ कि अगर आपके पास h ऑफ t वर्सेस t है तो आप पहले यहाँ से जाते हैं h ऑफ टाउ वर्सेस टाउ पे, फिर आप इसको करते हैं फ्लिप का मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, तो आपको मिल जाता है h ऑफ माइनस टाउ वर्सेस टाउ। फिर आप इसको राइट शिफ्ट करते हैं बाई t, राइट शिफ्ट बाई t, तो आपको मिलता है h ऑफ टाउ माइनस टाउ वर्सेस टाउ। एक बार इसको ज़रा चेक करो इस फ्लो चार्ट को, अगर ये फ्लो चार्ट में आप लोग कंफर्टेबल हैं फिर मैं आगे आपको समझाना शुरू करता हूँ, है ना। तो आई थिंक कॉन्वोल्यूशन के टाइम पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर h ऑफ t वर्सेस t दिया है तो पहले जहाँ जहाँ t उसको टाउ से रिप्लेस कर लेते हैं, फिर वर्टिकल एक्सिस के बाद उसकी मिरर इमेज लेंगे तो h ऑफ माइनस टाउ वर्सेस टाउ बनेगा, फिर उसको t से राइट शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे आप इसमें t से राइट शिफ्टिंग लगाओगे आपको यहाँ पे h ऑफ t माइनस टाउ मिल जाएगा, वर्सेस टाउ का ग्राफ मिल जाएगा। सो होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। चलो ठीक है, आंसर जो भी आपने बता दिया अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझो जो जो पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ। सो कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स? यस। चलो यहाँ से अगर मैं आपसे x ऑफ टाउ का ग्राफ पूछता, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताइए कि ग्राफ क्या होगा x ऑफ टाउ का। तो आप बोलोगे सर x ऑफ टाउ का ग्राफ तो ऐसे ही बना देना चाहिए, कुछ ऐसा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ग्राफ बना दो, ये मिल जाएगा e टू द पावर माइनस टाउ वर्सेस टाउ, करेक्ट। तो ये e पावर माइनस टाउ है और ये 0 है, बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। h ऑफ t का अगर आप यहाँ से ग्राफ बनाएं, ज़रा देखिए, तो ये चीज़ आप कंफर्म भी करते रहना यार कमेंट सेक्शन में, है ना, तभी बात समझ में आएगी आपको। तो अगर मैं h ऑफ टाउ वर्सेस टाउ का ग्राफ बनाता तो एक बार सभी लोग मुझे कंफर्म करके बताओ कि क्या ये एक इम्पल्स ट्रेन बन जानी चाहिए 3 पे। इसमें सबका एरिया तो आपका 1 ही मिलेगा, ये एरिया 1, ये एरिया 1, ये 1, ये 1, ये 1, बट यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगे वो 0, 3, 6, 9, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगे वो -3, -6, -9, एंड ऑब्वियसली ये एक इनफाइनाइट इम्पल्स ट्रेन है तो ये इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, है ना। ठीक है, समझ गए सभी लोग ये बात। h ऑफ टाउ को अगर हम लोग बनाते तो h ऑफ टाउ बनाने का मतलब पहले h ऑफ t बना लेते। h ऑफ t में आपको दिख रहा है कि इम्पल्स ट्रेन आती 0 पे, 3 पे, 6 पे, 9 पे, -6, -9, -12 एंड सो ऑन, बस उसी को मैंने टाउ में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब आप मुझे बता सकते हो कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से h ऑफ माइनस टाउ बनाते तो कोई फ़र्क पड़ने वाला था क्या? क्योंकि ये सिग्नल ऑलरेडी इवन है तो फ्लिप करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो मैं h ऑफ माइनस टाउ ना बना के मैं डायरेक्टली h ऑफ t माइनस टाउ वर्सेस टाउ बनाता हूँ आपके लिए। तो आप अगर नोटिस करते हैं कि h ऑफ t माइनस टाउ में अगर मैंने माइनस टाउ किया होता तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही रहता जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि h ऑफ टाउ इज़ एज गुड एज h ऑफ माइनस टाउ। अब आपको पता है कि यहाँ से t माइनस टाउ जाने के लिए आपको इसको t यूनिट से राइट शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो आइए मैं t यूनिट से राइट शिफ्टिंग कर देता हूँ इन सभी की। ये मैंने t यूनिट से इन सभी की कर दी राइट शिफ्टिंग। अब मैं यहाँ थोड़ा सा वेट करूँगा आपका और मैं पूछूंगा कि क्या आप यहाँ तक कंफर्टेबल हैं, क्योंकि यहीं पे जो पॉइंट था वही पॉइंट आपको अब यहाँ पे पिक्चर में लेके आना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग कंफर्म करेंगे कि आर यू कंफर्टेबल इन द ग्राफ ऑफ दिस h ऑफ t माइनस टाउ वर्सेस टाउ। जस्ट हमने इसको t यूनिट से राइट शिफ्ट कर दिया, तो 0 वाला कहाँ पहुँच गया t पे, 3 वाला कहाँ पे पहुँच गया 3 प्लस t पे, 6 वाला कहाँ पे पहुँच गया 6 प्लस t पे, -3 कहाँ पहुँच गया -3 प्लस t पे, -6 कहाँ पे पहुँच गया -6 प्लस t पे, एंड सो ऑन। सो होपफुली एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल टू प्लॉट। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको प्लॉट कर दिया। अब देखो पिक्चर में आता है क्वेश्चन में ये डेटा, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो t आप ले रहे हो ना ये 0 से 3 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, t को अगर ये बोल रहा है 0 से 3 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए तो यहाँ से मेरा टेक अवे क्या है? पहला टेक अवे मेरा तो ये है कि t की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, और सेकेंड टेक अवे यहाँ से मेरा ये है कि जो आपका t -3 होना चाहिए वो होना चाहिए नेगेटिव।
ध्यान से समझेंगे इस बात को। इसका मतलब यहाँ पे जो t-3 ये मेंशन कर रखा है, ये 110% नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, यस और नो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो 110% ये वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। और t तो पॉजिटिव है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, तो अगर t पॉजिटिव है तो ये सारी की सारी वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अगर क्वेश्चन में हम लोग ये कंडीशन मान के चले, क्वेश्चन में उसने खुद मेंशन कर रखा है कि t की वैल्यू आपको 0 से 3 के बीच में लेनी है, तो अगर हम t की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लेके चले तो आप मुझे बताइए क्या ये जो t वाला आपने यहाँ पे इम्पल्स बना रखा है ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होना चाहिए, यस। एट द सेम टाइम क्या ये जो -3 + t वाला है ये हमेशा वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट में रहना चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट में रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा उसने मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन में वो साफ साफ बोल रहा है कि ये yt = a × e⁻t आना चाहिए फॉर सम t 0 to 3। तो अगर t की वैल्यू हम 0 से 3 मेंशन कर लें तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो h ऑफ t - tau का ग्राफ है, इसमें से t के आगे की सारी इंपल्सेस जो हैं वो आपकी वर्टिकल एक्सिस के राइट में प्रेजेंट है, जबकि -3 + t को इंक्लूड करते हुए इसके पहले के जो इंपल्सेस हैं वो आपका वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो होपफुली यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली कि अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होती फिर हम बड़ी दिक्कत में होते कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसमें हम t को इसके पीछे रखें, t को इधर रखें, -3 + t इधर आएगा, कहाँ जाएगा, तो सिचुएशन बड़ी डाइसी हो जाती और t की वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग आंसर्स आते। तो क्वेश्चन में उसने बहुत साफ साफ बता दिया कि t को तुम 0 से 3 के बीच में ही रखो, और जब भी तुम t को 0 से 3 के बीच में रख रहे हो तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए a × e⁻t काइंड ऑफ समथिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है, क्योंकि अगर मैं ये पूरी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मैं x ऑफ टाउ और h ऑफ t - टाउ को मल्टीप्लाई तो करूँगा ही ना। तो मैं अगली स्लाइड में क्या करता हूँ, इनके मल्टीप्लिकेशन का प्रोविजन रेडी करता हूँ। देखिए इनके मल्टीप्लिकेशन की तैयारी करते हैं। ये है x ऑफ टाउ और सेकेंड वाला आपका आ रहा है h ऑफ t - टाउ। तो इनके मल्टीप्लिकेशन की करते हैं हम लोग तैयारी, ठीक है। ये तो है e⁻ टाउ, यहाँ पे आपको पता है ऐसा कुछ आने वाला है, इस पॉइंट को बोल देते हैं t, इट इज t + 3, इट इज t + 6। यहाँ पे आपकी कुछ इंपल्सेस आएंगे, -3 + t, -6 + t, एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस रेंज। तो ये रेंज ऑलरेडी हमने फिक्स करके रखी हुई है। इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब जरा देखना चाहो आप इसका मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो आपको क्या लगता है कि जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कोई भी इफेक्ट डालेगा क्या? अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइड में जितनी भी इम्पल्सेस हैं उसका कोई भी इफेक्ट प्रोडक्ट में कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। अब यहाँ पे देखना इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा, ज़रा ध्यान से समझिए। ये तो हमेशा e⁻t है, चाहे आप t पे बात करें, चाहे आप t + 3 पे बात करें, चाहे आप t + 6 पे बात करें, ये तो e⁻t है, तो ये तो e⁻t रहेगा। t पे देखो इम्पल्स कौन सी मल्टीप्लाई हो जाएगी, टाउ -t। अगर इस इम्पल्स की आपको डेफिनेशन लिखनी होती तो आप क्या लिखते हैं, एक्सिस टाउ है, आपका ब्रेक पॉइंट t है, आपने लिख दिया टाउ -t, प्लस सेकेंड वाला मल्टीप्लिकेशन t + 3 पे, ये तो e⁻ टाउ है, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे t + 3 दिख रहा है तो मैंने लिख दिया टाउ -t + 3, प्लस अगली बार भी ये मल्टीप्लिकेशन e⁻t से ही लेगा एट सम अदर ब्रेक पॉइंट्स, सम ब्रेक पॉइंट t + 6। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट एज ऑफ नाउ? ये पूरा का पूरा ट्रेन किसको समझ में आ रही है कि जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें e⁻t किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इम्पल्स से। इम्पल्स लिखते कैसे हैं, आपने ब्रेक पॉइंट देखा t था और वेरिएबल आपका टाउ था, आपने ब्रेक पॉइंट देखा t + 3 था, वेरिएबल टाउ था, आपने ब्रेक पॉइंट देखा t + 6 था, वेरिएबल था आपका टाउ, और हर एक बार आपका ग्राफ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, e⁻टाउ e⁻टाउ e⁻टाउ। ये था यहाँ पे पॉइंट। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया कि ये ट्रेन पूरी की पूरी मैंने कैसे फॉरवर्ड कर दी, क्लियर? अब जो आपने ये पूरी की पूरी ट्रेन फॉरवर्ड कर दी, ट्रेन बना दी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाओ। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ज़रा देखिए क्या यहाँ पे टाउ की वैल्यू आपको t दिख रही है, ये टाउ की वैल्यू t यहाँ पे उठा के पुट कर दो। यहाँ पे आपको टाउ की वैल्यू कितनी दिख रही है, t + 3, ये t + 3 उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। सेम तरीके से यहाँ पे आपको टाउ की वैल्यू कितनी दिख रही है, t + 6, ये t + 6 उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो जब आप ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा क्या इवेंचुअली, तो x ऑफ टाउ h ऑफ t - टाउ जो आपको मिलेगा इवेंचुअली वो मिल रहा होगा e⁻t डेल ऑफ टाउ -t, e⁻t देखिए -3 डेल ऑफ टाउ - t + 3 प्लस
ई टू द पावर माइनस टी माइनस 6 डेल ऑफ टाउ माइनस टी प्लस 6। ज़रा चेक करिए और बताइए। ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक जाता जाएगा, हम भी इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। ठीक, तो जल्दी बताते रहो और कमेंट सेक्शन में आप लोग कंफर्म भी करते रहो कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, ये प्रॉपर तरीका लिखने के बाद यहाँ से ब्रेक पॉइंट निकाला, क्योंकि वेरिएबल टाउ है तो टाउ इक्वल टू टी मिला, टी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। वैसे यहाँ पे टाउ इक्वल टू टी प्लस 3 लिखा, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। वैसे यहाँ पे टाउ इक्वल टू टी प्लस 6 लिखा, वो आपने पुट कर दिया। अगर आप चाहते तो डायरेक्टली वो चीज़ कर सकते थे, ये टी उठा के डायरेक्टली पावर माइनस टी में डालते, ये टी प्लस 3 उठा के डायरेक्टली इसमें डालते, बट साथ में आपको ये इम्पल्सेस को भी साथ में लेके चलना चाहिए था, क्योंकि इम्पल्सेस का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इम्पल्स वैनिश नहीं होती, सिर्फ अपने ब्रेक पॉइंट पे एक्स ऑफ टी को या जो भी सिग्नल मल्टीप्लाई होता है उसको मॉडिफाई कर देती है। ठीक, यस, चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। तो अब जब देखो आप इसका टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो कौन कौन से टर्म्स आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं जो इमीडिएटली इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे टाउ के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो टी का फंक्शन, ये भी टी का फंक्शन, ये भी टी का फंक्शन, ये सारे के सारे आ जाएंगे बाहर। e टू द पावर माइनस टी माइनस 3, e टू द पावर माइनस टी माइनस 6 अप टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन आपका रहेगा टाउ के रिस्पेक्ट में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ टाउ माइनस टी डेल ऑफ टाउ माइनस टी प्लस 3 अप टू इन्फिनिटी डी टाउ। आपको पता है कि ये सारी के सारी इम्पल्सेस, अगर हमने टाउ की रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कंसिडर कर रखी है तो सारी के सारे इम्पल्सेस में इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर सारी के सारी इम्पल्सेस में इंक्लूड हो गई तो हर एक इम्पल्स का एरिया आपको यहाँ पे कितना मिलता चला जाएगा, उसको आप चेक करिए और बताइए। तो अगर आप नोटिस करेंगे, इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें तो ये पूरा एक साथ कॉमन तो नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करके लिख देता हूँ। दिस इज़ नॉट करेक्टली रिटन, ऐसा कुछ समझ लो, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो दो ही एक्सप्रेशंस में आप समझ जाओगे। e टू द पावर माइनस टी माइनस 3 डेल ऑफ टाउ माइनस टी प्लस 3 डी टाउ एंड सो ऑन। तो देखो आप सभी लोगों को यहाँ से समझ आ रहा होगा कि यहाँ से e पावर माइनस टी तो कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा डेल ऑफ टी माइनस टाउ। तो डेल ऑफ टाउ माइनस टी का अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एरिया कैलकुलेट करो तो यही वाली इम्पल्स है ना। तो अगर आप इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर मिलेगा 1 प्लस e पावर माइनस टी माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस e पावर माइनस टी माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये पूरा इन्फिनिटी तक ये चेन चलती चली जाएगी। यहाँ से अगर आप देखो तो e पावर माइनस टी सभी को दिख रहा होगा कॉमन, अंदर आपको मिल रहा होगा 1 प्लस e पावर माइनस 3 प्लस e पावर माइनस 6 अप टू इन्फिनिटी। ये देखो आपको एक जीपी बनती हुई दिखनी चाहिए, जिसका समेशन आपको मिलना चाहिए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3। चेक कर लो, क्योंकि ई पावर माइनस 3 भी अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो कॉमन रेशियो आपको 1 से कम मिलेगा, तो सीधे आप जीपी यहाँ पे लगा सकते हो। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आया, ये जो आंसर आया, दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी ई पावर माइनस टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3। और इसका मतलब यहाँ पे जो ए की वैल्यू पूछ रहा था वो वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3। यही वैल्यू हमेशा मिलेगी क्या? नहीं, दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन वी आर कंसिडरिंग टी बिटवीन 0 to 3। देखो इसको, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से थोड़ा सा एक बार दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, तो आपके सोचने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज होगा और वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, फिर इस क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फाइन, सभी को समझ में आ गया, आंसर सभी लोगों ने निकाल लिया। फिर से मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन में दे रखा था ई टू द पावर माइनस टी यू टी, और एक सिग्नल यहाँ पे आपको दे रखा था। इन दोनों को किया था इसने कन्वॉल्व। तो जब भी आप इन दोनों को कन्वॉल्व करोगे तो कन्वॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैंने एक सिग्नल को मान लिया एक्स ऑफ टी, दूसरे सिग्नल को मान लिया एच ऑफ टी। जब भी आपने एक सिग्नल को एक्स ऑफ टी माना, दूसरे को एच ऑफ टी माना, तो मैंने आपको कॉन्वोल्यूशन का तरीका बताया। आपने लिखा एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ। इतना लिखने के बाद हमने क्या किया, जो एक्स ऑफ टाउ था उसको अलग से प्लॉट किया और एच ऑफ टी माइनस टाउ को प्लॉट काफ़ी आसानी से कर लिया। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर था, जो ये वाला डेटा दे रखा था, इसकी वजह से एच ऑफ टी माइनस टाउ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
फिर जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप पे, तो मल्टीप्लिकेशन करते ही आपको पता चला कि इस बार आपको मल्टीप्लिकेशन खुद एक इम्पल्स ट्रेन मिल रही है जिसकी हाइट कम होती जा रही एज ई पावर माइनस टाउ इज चेंजिंग। तो जैसे जैसे ई पावर माइनस टाउ चेंज होता जाएगा इसकी हाइट आपकी चेंज होती जाएगी। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाई और एक फाइनल सिग्नल ऐसा बना दिया। अब बस इंटीग्रेशन करना बचा था। आप इंटीग्रेशन करते सारे के सारे डेल 1 हो जाते, ई पावर माइनस टी कॉमन आ जाता और साथ में बन जाती है एक जी पी इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट जी पी का आप सम कैलकुलेट करते, अगली लाइन में आपका आंसर आ जाता। समझ आ गया? करेक्ट, फाइन। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया? चेक करिए और बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सैम्पलिंग हो जाना चाहिए। सैम्पलिंग में कॉन्वोल्यूशन नहीं होता है। सैम्पलिंग में आप अपने टाइम डोमेन सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके कन्वॉल्व होता है। करेक्ट, ओके। क्या सिग्नल को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर लोगे, वो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, कर लो इसको मल्टीप्लाई। बट जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 3 के बीच में सिग्नल का आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे? जब भी आप सिग्नल को 0 से 3 के बीच में कंपेयर करोगे तो 0 से 3 के बीच में बहुत सारे सिग्नल्स आ जाएंगे। आप इस बात को नहीं समझ रहे हो। देखो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जो लोग डायरेक्टली टाइम डोमेन में करना चाह रहे हैं। तो आप बोल रहे होगे कि टाइम डोमेन में करने के लिए, समझना मेरी बात को, पहले तो ये बताओ ये मेथड कितने लोगों को समझ में आ गया, फिर मैं आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट वुड बी पॉसिबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये समझ आया ना? अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर टाइम डोमेन में इसका डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन क्यों आप नहीं कर देते। मैं समझा रहा हूँ। देखो ई पावर माइनस टी यू टी कॉन्वोल्यूशन विद, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की लिमिट दे रखी है ना, समझिएगा इस सारी की सारी बातों को। डेल ऑफ ऐसा कुछ होगा ना, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें, सॉरी कन्वॉल्व करोगे, तो आपको मिलेगा e टू द पावर माइनस टी प्लस 3 u ऑफ टी प्लस 3 प्लस e टू द पावर माइनस टी, कॉन्वोल्यूशन आई होप सबको आता है, प्लस e पावर माइनस टी माइनस 3 u ऑफ टी माइनस 3 अप टू इन्फिनिटी। अब अगर मुझे सिग्नल को 0 से 3 के बीच में सिर्फ लिमिट करना होगा तो देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो एक तो ये हो गया है ना, इसके आगे का कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं क्योंकि ये लोग तो 3 से स्टार्ट ही होंगे, बट इसके पहले वाले जितने सिग्नल्स आएंगे सब 0 से 3 में आके आपके ऐड होंगे। समझ रहे हो? तो 0 से 3 के बीच में जो सिग्नल्स तुम ऐड करोगे ना, उसमें ये सारे के सारे सिग्नल्स आपके आके ऐड होंगे। तो अगर मैं t को 0 से 3 के बीच में सिर्फ कंसिडर करता तो आपको ये सारे के सारे सिग्नल्स का ये वाला काउंटर पार्ट निकालना पड़ता। समझ रहे हो? जितने भी लोग बोल रहे हैं टाइम डोमेन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉब्लम क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो पीछे वाली पूरी की पूरी सीरीज चलती हुई आ रही है ना, इसके पहले वाली ई पावर माइनस टी प्लस 6 यू ऑफ टी माइनस 6, वो स्टार्ट तो आपका कहाँ से होगा, -3 से, बट जाएगा तो इन्फिनिटी तक ना। तो मतलब 0 से 3 के बीच में वो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ही -6 वाला, ऐसे ही -9 वाला, ऐसे ही -12 वाला। तो सारे के सारे जो सिग्नल्स आपके प्रेजेंट होंगे ना, उनका 0 से 3 वाला हिस्सा निकालने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो अगर मान लो आप पूरे के पूरे सिग्नल्स को ऐड कर भी देते हो, मान लो आप यहाँ पे लिख भी देते हो ई पावर माइनस टी यू टी यू ऑफ टी प्लस 3, तो ये सेगमेंट निकालने में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ई टू द पावर माइनस टी प्लस 3 का ई टू द पावर माइनस टी प्लस 3 यू ऑफ टी प्लस 3 का 0 से 3 के बीच में कौन सा सेगमेंट ऐड करेंगे ये बता पाना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ई पावर माइनस टी प्लस 3 का 0 से 3 के बीच में डेफिनेशन बताइए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन आपके लिए बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो इसको देखो, फिर मैं एक दूसरा पॉइंट आपको समझा देता हूँ यहाँ से, वहाँ से आप शायद इस क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी कर पाते या थोड़ा सा जल्दी हम लोग इस चीज़ को सोच पाते हैं। ठीक है, देखिए और समझिए इस चीज़ को। समझ आया ना कि टाइम डोमेन में अगर डायरेक्टली कन्वॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, बट ये प्रॉब्लम आप कैसे दूर कर सकते हो। देखिए,
तो अल्टीमेटली अगर मैं अपनी टाइम वाली लिमिट को फिक्स करता तो ये चीज़ तो मैं श्योर था कि मुझे e पावर माइनस टी यू टी मिलने वाला था प्लस e पावर माइनस टी प्लस 3 u ऑफ टी प्लस 3 मिलने वाला था। ध्यान से समझना मेरी बात को, e टू द पावर माइनस टी प्लस 6 u ऑफ टी प्लस 6 मिलने वाला था अप टू इन्फिनिटी। यस और है ना, मतलब इसके पहले वाले सारे के सारे समेशन हमको मिल जाते अगर हम लोग 0 से t के बीच में कंसिडर करते हैं। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सोच समझ के बताइए कि अगर हम लोग t की वैल्यू ले लेते हैं 0 से लेके 3 के बीच में, अगर हम t की वैल्यू ले लेते हैं 0 से लेके 3 के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आप बोलोगे ut तो 1 हो जाएगा, u ऑफ टी प्लस 3 भी 1 हो जाएगा, u ऑफ टी प्लस 6 भी 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ग्राफिकली भी सोचें, तो ग्राफिकली भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये है u ऑफ टी प्लस 3, ये है u ऑफ टी माइनस। तो अगर हम लोग सिर्फ 0 से 3 के बीच की बात करते हैं तो ये भी 1 है विच इज़ u ऑफ टी प्लस 6, ये भी 1 है विच इज़ u ऑफ टी प्लस 3। समझ आया? तो देखो ये भी 1 है 0 से 3 के बीच में, ये भी 1 है आपका 0 से 3 के बीच में एंड सो ऑन। तो इसके आगे के जितने भी u ऑफ टी प्लस 6 होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 1। यहाँ से भी आप देख रहे होगे कि अगर e पावर माइनस टी को आप कॉमन लेते तो फिर से वही एक्सप्रेशन आपको मिलता अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से भी आपको सेम ही आंसर मिल रहा है 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 3। तो ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट दोनों में ऑब्वियसली कुछ छोटी छोटी गलतियां हमसे हो सकती थी, वो गलतियां मैंने आपको करने के लिए मना किया। जैसे कि इस केस में कि अगर आप पूरा कैलकुलेशन करने जाते तो ज़्यादातर लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि सिर्फ इसी को पिक्चर में ले लेते और यहीं से आंसर बता देते। तो काफ़ी सारे लोग आंसर बता भी रहते कि e पावर माइनस टी यू टी का डायरेक्टली कन्वोल्यूशन कर देंगे 0 से 3 के बीच में, तो जो कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट आएगा उसकी वजह से आंसर वहाँ से 1 निकाल के बता रहे थे। तो होपफुली सभी लोग समझ रहे हैं कि इसमें आप गड़बड़ क्या कर रहे थे। अगर आप डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन कर देते, तो डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन अगर करो भी तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इसके आगे की जो सीरीज़ है वो सारी के सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, बट इसके पहले वाले जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे सिग्नल्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। फाइन। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट? पहला वाला मेथड तो सबको समझ आ गया था। सेकेंड वाले मेथड में अगर आप डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन करना चाहते हो तो डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन में ये मत कर देना कि आपने सिर्फ डेल टी किया, डेल ऑफ टी माइनस 3 किया और सिर्फ इस सिग्नल को पिक्चर में ले लिया। आप जितने भी नेगेटिव वाले सिग्नल्स है, डेल ऑफ टी प्लस 3, डेल ऑफ टी प्लस 6, डेल ऑफ टी प्लस 9, वो सारे के सारे सिग्नल्स को भी आपको पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो अगर वो सारे सिग्नल्स पिक्चर में आएंगे तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि हर एक सिग्नल इसमें 0 से 3 के बीच में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अगर हम डायरेक्ट 0 से 3 के बीच में कंट्रीब्यूट कराने लगेंगे तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या किया, पहले सारे के सारे सिग्नल को लिखा और उसके बाद आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर हम लोग t को ले लें 0 से 3 के बीच में तो जितने ये u t, u ऑफ t प्लस 3, u ऑफ t प्लस 6 सारे थे ये सारे के सारे 1 में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक बार इनकी वैल्यूज हमने 1 रखी, फिर उसके बाद एक सिंपल सी जीपी बन गई, उस जीपी को सॉल्व किया, आंसर हमारा ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। करेक्ट? चलिए, सो आई थिंक ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को समझ में आए। पहला वाला पॉइंट जो एग्जैक्ट कॉन्वोल्यूशन का तरीका था, सेकंड वाला पॉइंट जो अभी मैंने बताया जिसमें कि आपने टाइम डोमेन में डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन करके इस आंसर को कैलकुलेट कर लिया। तो कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म करो हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे। करेक्ट? आ गया ना? चलो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करोगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि इम्पल्स ट्रेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म तुम्हारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स आएगा और e टू द पावर माइनस 80 ut का ट्रांसफॉर्म भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो जब तुम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनको मल्टीप्लाई करोगे वापस से इन्वर्स निकालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो इन्वर्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करोगे तो। फाइन। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट। तो जो लोग 1 आंसर बता रहे थे उनको भी समझ आना चाहिए था कि उनसे गड़बड़ क्या हो रही है। 1 आंसर आप इसलिए बता रहे हो क्योंकि आप सिर्फ डेल टी, डेल ऑफ टी माइनस 3, डेल ऑफ टी माइनस 6 को पिक्चर में ले रहे हो। अगर आप डेल ऑफ टी प्लस 3, डेल ऑफ टी प्लस 6 को पिक्चर में नहीं लोगे तो भी आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसके पहले के जितने भी डेल आपके आएंगे उनकी वजह से जो एक्सपोनेंशियल्स आएंगे वो सारे के सारे 0 से 3 के बीच में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ओके फाइन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से ट्राई करना। और जो आप लोग बोल रहे हो, कोई बोल रहा है इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके देख सकते हो, आप जाके देखना फ्रीक्वेंसी डोमेन में। पहली चीज़ तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालने के लिए आपको इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए जो सैम्पलिंग में सभी लोग पढ़ते हैं, 2 पाई CN डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एन। वहाँ से आप निकाल लोगे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे, दोनों का फूरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, दोनों से तुम इसका इन्वर्स भी कैलकुलेट कर लोगे। बट जब तुम इसका इन्वर्स कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें जो आउटपुट पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी विंडो में पूछा गया है,
0 से 3 की विंडो में पूछा गया। तो इन्वर्स निकालना आपके लिए चैलेंज होगा। सेकंड चैलेंज जो आपके सामने आएगा उसमें से आउटपुट में से 0 से 3 के बीच वाले सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, चलिए। सो आई होप एवरीवन हैज़ गॉट दिस पॉइंट करेक्टली। तो टाइम भी आई थिंक अपना हो गया। चलो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल की क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो मैं होमवर्क लिख देता हूँ ताकि आपके पास जो PDF जाए आप एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लें। तो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मैं 2 स्टार लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। कल की क्लास में आते ही इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इसके बाद वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये भी आज आपका होमवर्क। ये तो खैर ईजी क्वेश्चन है, बट इसके पहले वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दिस इज ऑल्सो होमवर्क। ये सारे कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस हैं। तो 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए ओपनहेम के, जिनसे कि जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद अगर 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और एक लास्ट वाला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो कल की क्लास में पहले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इमीडिएटली हम लोग स्टार्ट करेंगे फूरियर सीरीज़। तो फूरियर सीरीज़ वाला आप एक बार क्या करना, रिवाइज करके आना सारा का सारा कॉन्सेप्ट। और अगर फूरियर सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना तो कल की क्लास में हम लोग मे बी पहले आधे घंटे में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इमीडिएटली बाद फूरियर सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.